इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। चैप्टर 81। तारा सोच रही है, मैं रुद्राक्ष का वोयलेंस देखकर बहुत डर गई हूँ। इस तरह का माहौल मेरे साथ कभी ठीक नहीं बैठता है। जब कोई किसी पर चिल्लाता है या गाली देता है तो मेरा पास्ट का दुख मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। और जिस तरह से उसने कुछ मिनट पहले मेरे साथ बिहेव किया, वह अभी भी मुझे झकझोर दे रहा है। उसके शब्द, उसकी हर इंसल्टिंग बात और जिस तरह से उसने मुझे बेड पर फेंका, वह कुछ ऐसा था जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब उसने मुझे दीवार पर दबाया तो मैं सचमुच कांप रही थी। मैं बस जल्द से जल्द तलाक के कागज पर साइन करना चाहती हूँ। मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। वह मुझे बहुत डरा रहा है। बहुत ज्यादा। तारा ने घबराहट में आह भरी थी। फिर वो धीरे से ऊपर के फ्लो पर चली गई क्योंकि वो मनमोहन अंकल के पूछे जाने वाले किसी भी गैर जरूरी सवाल का सामना नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला था। वो लैपटॉप को अपनी गोद में रखकर बिस्तर पर बैठा था। उसने अपनी आंखें उठाईं और उन दोनों की आंखें मिली। तारा ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली थी। तारा ने धीरे से तकिया लिया और अपना चेहरा उसके उलट दिशा में करके फर्श पर लेट गई थी। अब एक एक करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी सिसकियां को दबाने के लिए अपने होठों को कसकर दबाया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों रो रही है। हो सकता है कि उसका बिहेवियर तारा को किसी तरह से चोट पहुंचा रहा हो। उसके क्रूर बातें तारा के कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों से और आंसू बह निकले थे। तारा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे और सोने की कोशिश की थी। एक छोटी सी 5 या 6 साल की बच्ची जो देखने में बहुत प्यारी है, अपनी माँ से बात कर रही है। मम्मा, क्या हम आज पापा से मिलने जा रहे हैं? उसने अपनी माँ से पूछा। हाँ, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसकी माँ ने जवाब दिया था। वो हंसी और खुशी से ताली बजाई थी। फिर वे मुझे रोज ऑरेंज कैंडीज खरीद देंगे। मम्मा, मुझे एक गुड़िया चाहिए। क्या तुम मुझे एक गुड़िया खरीद कर दे सकती हो? बच्ची ने उनकी उंगली खींचते हुए पूछा था। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। उस लड़की की आंखों से आंसू बह निकले थे। मम्मा, तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, मैं गुड़िया कभी नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे भूख लगी है मम्मा। मुझे खाना खाना है। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे आज खाना मिलेगा। मुझे खाना खाना है मम्मा। मुझे भूख लगी है। बच्ची ने उनका हाथ पकड़कर रोई। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन अचानक उसकी मम्मा भी उसे अपनी बाहों में उठाकर रोने लगी थी। तुम खाना खाओगी? चलो पापा के पास जल्दी से पहुंचते हैं। वो तुम्हें खाना देंगे बेटा। फिर तुम जो चाहोगी खाओगी। उसने अपनी बेटी के गाल चूमे थे। सच में मम्मी? बच्ची की आंखें खुशी से चमक उठी थी। लेकिन अचानक एक औरत ने मम्मी के बाल पकड़ लिए और उन्हें इतनी जोर से झटका दिया कि बच्ची उसके हाथ से गिर गई थी। वह औरत उस कमजोर और दुबली माँ को पीछे से लाते मार रही थी। कुतिया, मेरे बेटे ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक खुशहाल परिवार है। तुम सिर्फ उसका टाइम पास थी, समझती हो? वह उस बच्ची की माँ को लात मार रही थी और उसकी माँ दर्द से कराह रही थी। तारा, ये उनकी बेटी है, मम्मी ने मुश्किल से कहा था। वो औरत जोर से हंसने लगी और बोली थी, तू एक वेश्या है, और भगवान जाने ये किसकी औलाद है। देखो इसे, कितनी घटिया। वो मेरी पोती नहीं हो सकती। मेरी तो पहले से ही एक पोती है जो मेरे बेटे का खून है। मेरी मम्मी को मत मारो, बच्ची ने चिल्लाया था। उस औरत ने अपना चेहरा बच्ची की ओर घुमाया था। क्या कहा तूने? हराम की औलाद। उस औरत ने बच्ची को कई बार थप्पड़ मारे। वो बच्ची जोर से चिल्लाई थी। मुझे डर लग रहा है। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा मम्मी को बचा सकते हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पापा को बता दूंगी कि तुम हमें पीट रही हो, उस बच्ची ने रोते हुए कहा था। उस औरत ने बच्ची के बाल पकड़ लिए और उसे जोर से झटका दिया। तुम्हारे पापा तुम दोनों से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग प्यार के लायक नहीं होते हैं, और कोई भी तुम जैसे कचरे से प्यार नहीं कर सकता। तुम लोग इस तरह के बर्ताव के ही लायक होते हो। गरीब, भिखारी, उस औरत ने किसी जहरीले सांप की तरह फुफकारते हुए कहा था। रुद्राक्ष जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, रुद्राक्ष ने देखा कि वह रो रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या वो किसी बुरे सपने में है?
उसने सोचा और तुरंत बिस्तर से नीचे कूद उतर गया और उसके पास गया था। वो उसके बगल में बैठ गया और तुरंत उसका सिर अपनी गोद में ले लिया था। वह रो रही थी और लगातार एक ही बात बोल रही थी। रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनी और उसे लगा कि उसके सीने में एक गहरा वाइब्रेशन हो रहा है। क्या यह मेरे बारे में बात कर रही है? और वह औरत कौन है? यह उस औरत से इतना डरी हुई है। ये पत्ते की तरह कांप रही है। उसकी हालत देखकर रुद्राक्ष का गिल्ट 10 गुना बढ़ गया था। तारा, अपनी आंखें खोलो। देखो, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। और तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं। तुम भी प्यार की हकदार हो। मेरी तरफ देखो। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हें ऑरेंज कैंडीज चाहिए? रुद्राक्ष ने उसे जगाने की कोशिश की थी। लेकिन रुद्राक्ष की हैरानी के साथ तारा ने अपना सिर रुद्राक्ष की गोद में छिपा लिया और अपना सिर उसके बदन में दबाते हुए उसकी कमर को अपने हाथों से घेर लिया था। मुझे अकेले मत छोड़ो। मुझे डर लग रहा है। मुझे अकेले मत छोड़ो। जब उसने रुद्राक्ष को एक बच्चे की तरह गले लगाया तो रुद्राक्ष का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा था। वह इतनी छोटी है कि उसका आधा शरीर पहले से ही रुद्राक्ष की गोद में समा गया था। इस बार रुद्राक्ष ने उसके मुलायम शरीर को भी थाम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैं यही हूं, डरो मत, रुद्राक्ष ने उसके कान के पीछे उसके बालों को डालते हुए फुसफुसाया था। उसने अपने अंगूठे से उसके कान को छुआ और सोचा था, कितनी मासूम है ये। दिल उसका रोना बंद हो गया है और वो फिर से रुद्राक्ष की गोद में सो गई थी। रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को देखा था। कितना डिवाइन चेहरा है। रुद्राक्ष ने उसकी पलकों को छुआ और फिर उसकी नाक की नोक को। वो धीरे से मुस्कुराया था। रुद्राक्ष को उसके बारे में बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ था। रुद्राक्ष को लगा कि वो उसे इस दुनिया की सभी बुराइयों से बचाना चाहता है। वह इस दुनिया के लिए बहुत भोली है। रुद्राक्ष ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर बढ़ा। तारा का वजन रुद्राक्ष के लिए कुछ भी नहीं था। रुद्राक्ष ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर उसे बहुत धीरे से कंबल से ढक दिया था। उसकी बातें अभी भी रुद्राक्ष के कानों में गूंज रही थी। एक दिन मैं उस औरत को ढूंढूंगा और उसे उसी तरह टॉर्चर करूंगा जैसे उसने तुम्हें टॉर्चर किया था। रुद्राक्ष ने खुद से प्रॉमिस किया था। कोई भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, रुद्राक्ष ने फुसफुसाया था। ट्यूलिप 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 ट्यूलिप। रुद्राक्ष ने घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 4 बजे बज रहे थे। मैं यहाँ कब से बैठा हूँ? उसने तारा को देखा जो बेड पर सो रही थी। वो कमरे से बाहर आया और घर से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा था, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उसके लिए ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या ये गिल्ट फीलिंग है या कुछ और? वो अपनी हवेली में वापस आ गया था। वो अपने कमरे में गया और तुरंत किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया था। रुद्र, मुझे तुम्हारा टच कितना याद आ रहा था। रुद्राक्ष की आंखें रियलाइजेशन से चौड़ी हो गई थी। वो तो उसे बिल्कुल ही भूल गया था और उसके मुंह से निकल गया था, श्रेया। चैप्टर 82। श्रेया। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसने तुरंत अपने होंठ रुद्राक्ष के होठों पर रख दिए थे। वह उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से किस कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष उसका जवाब नहीं दे रहा था। उसके स्पर्श से मैं सुन्न क्यों महसूस कर रहा हूं। श्रेया ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके पेट पर बैठ गई। वह झुकी और रुद्राक्ष की गर्दन को बेतहाशा चूमने लगी थी, लेकिन रुद्राक्ष सुन्न हो गया था। उसका टच बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा था। पहली बार वह रुद्राक्ष एक्साइट करने में नाकाम रही थी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। वह समझ गई कि वो उसके टच को रिस्पांस नहीं दे रहा है। क्या हुआ? श्रेया ने उसे से पूछा था। रुद्राक्ष अपनी जगह से उठ गया था। यह उसके लिए बहुत एबनॉर्मल बात थी। जब भी वह पहले मिलते थे वो दोनों कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। उनकी लव मेकिंग हमेशा बिना थके घंटों चलती थी। श्रेया का एक सिंपल सा टच उसे एक्साइट करने के लिए काफी होता था, लेकिन आज बात अलग थी। इससे रुद्राक्ष का स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ गया था। मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, सच में। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब वह उसे किस कर रही थी,
तो वो इमेजिन कर रहा था कि एक छोटा सा बदन उसकी गोद में छिपा हुआ है। रुद्राक्ष सिंघानिया परेशान है। हेयर, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो। क्या हुआ? श्रेया ने उसके चेहरा सहलाते हुए उससे पूछा था। मैं ठीक हूँ श्रेया, बस थक गया हूँ। मैं सोना चाहता हूँ। वो बिस्तर पर गया और खुद को डुवेट से ढककर आंखें बंद कर ली थी। जब रुद्राक्ष उठा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो उसने देखा कि श्रेया उसके बगल में लेटी हुई है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे अपने बगल में देखकर रुद्राक्ष को अच्छा नहीं लगा था। वो तुरंत नीचे उतरा और फ्रेश होने चला गया था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ तारा के ख्यालों में ही लगा हुआ था। जब वो शॉवर के नीचे खड़ा हुआ तो रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई थी। जिस तरह से वह रो रही थी, जिस तरह से उसने रुद्राक्ष को कंफर्टे पाने के लिए गले लगाया, जिस तरह से रुद्राक्ष ने उसे गालियां दी, सब कुछ उसके दिमाग में एक सिरिंज की तरह चल रहा था। जब रुद्राक्ष बाहर आया तो दादू से मिला था। उनका चेहरा सख्त था। इसका मतलब है कि उन्होंने श्रेया को देख लिया है। उन्होंने उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। डिवोर्स कराने वाले वकील को कॉल करो, वह तुमसे बात करना चाहता है, दादू ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा और बाहर चले गए थे। रुद्राक्ष ने अपना सेल निकाला और मिस्टर अग्निहोत्री की मिस्ड कॉल देखी थी। उसने उन्हें कॉल किया था। हेलो मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि पेपर्स तैयार है। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके गांव के पते पर भेज सकता हूं। आपको बस उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने की जरूरत है और फिर आप एक फ्री बर्ड होंगे। वैसे मुझे अपनी ग्रैंड वेडिंग में मुझे इनवाइट करना न भूलें। वो खुशी से चहक रहा था जैसे उसने रुद्राक्ष की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया किया हो। उसकी आवाज ने रुद्राक्ष के अंदर गहरा गुस्सा भर दिया था। शट द फूसी के अप, रुद्राक्ष बोला था। जी सर, मैं, वकील ने पूछा। शट द फूसी के अप, रुद्राक्ष ने कड़वाहट से कहा था। क्या क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? मिस्टर अग्निहोत्री ने पूछा था। यस यू, मेरी बात सुनो, और अच्छी तरह से सुनो। उस कागज को अपने पास रखो, यहाँ या कहीं मत भेजो। तुम उस कागज को मेरे हाथ में पहुंचा दोगे। और एक और बात, अगर मेरे दादाजी तुम्हें कॉल करें तो उन्हें बस इतना बता देना कि कागज अभी तैयार नहीं है। क्या मैं क्लियर हूँ? रुद्राक्ष उस पर इतना गुस्सा था कि उसे उसका सिर फोड़ने का मन कर रहा था। लेकिन सर आपने ही तो। मुझे अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। और यह उसका मुंह बंद करने के लिए काफी था। वो रुद्राक्ष के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। रुद्राक्ष ने कॉल काट दिया और अपना जबड़ा कस लिया था। उसने अपनी कार की चाबियां ली और जाने ही वाला था, लेकिन श्रेया की आवाज सुनकर रुक गया था। बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? श्रेया ने उसे पूछा था। मैं उसकी आवाज सुनकर ही क्यों चिढ़ रहा हूँ? मैं उस प्रॉपर्टी को देखने जा रहा हूँ जिसे मैं खरीदने की प्लान बना रहा हूँ। रुद्राक्ष ने जितना हो सके उतना नॉर्मल तरीके से कहा था। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे तुम इतनी बैकवर्ड जगह पर जमीन क्यों खरीद रही हो? श्रेया ने कहा था। कोई रीजन नहीं है, रुद्राक्ष ने उसे टालते हुए कहा था। रुद्राक्ष को वाकई जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका सिर भी धड़क रहा था। उसे नहीं पता कि अचानक उसे क्या हो गया था। मुझे सुस्ती महसूस हो रही थी। वो दोनों जमीन पर गए थे। उसने मालिक से कुछ बातें की, जबकि उसने देखा कि श्रेया एक के बाद एक सेल्फी ले रही थी। मालिक के जाने के बाद श्रेया उसके पास आई थी। मुझे इन गंदे लोगों से घिन आ रही है। क्या तुमने उनके कपड़े देखे हैं? इतने गंदे, और उन बच्चों को देखो। उफ, मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा है। श्रेया लगातार बड़बड़ा रही थी। उसकी कुछ बातें रुद्राक्ष के कानों में घुस रही थी, जबकि कुछ नहीं सुनाई दी थी। मुझे बहुत बोरिंग फीलिंग आ रही है। यह मुझे क्या हो रहा है? दिल। वो दोनों कार में बैठ गए थे। रुद्राक्ष ने अपनी कार तारा के कैंप के पास रोक दी थी। तुम यहाँ क्यों रुके हो रुद्र? और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? श्रेया ने उसे से पूछा था। वो दोनों तारा के कैंप के पास एक भीड़ देख सकते थे। घबराहट से रुद्राक्ष का दिल धड़कने लगा। उसे ठंड लगने लगी थी। क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया? ये भीड़ क्यों है, दिल?
वो तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और तेजी से भीड़ की ओर बढ़ गया था। श्रेया भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। उनके पास पहुंचने पर रुद्राक्ष ने बिल्कुल साफ देखा था। तारा भीड़ के बीचों बीच बीच में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बल्कि हर कोई उसके चारों ओर नाच रहा था और अपनी भाषा में कुछ गा रहा था जिसे रुद्राक्ष समझ नहीं पाया था। रुद्राक्ष की भौहें हैरानी से सिकुड़ गई थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। गांव के लोग ताली बजा रहे थे और लगातार गा रहे थे। उन सभी के चेहरे पर खुशी थी। यह क्या हो रहा है रुद्र? वे इस बिच के चारों ओर क्यों नाच रहे हैं? श्रेया ने नफरत से कहा था। रुद्राक्ष ने श्रेया को एक कातिल नजर से देखा था। अचानक भीड़ में उसे नीलिमा दिखाई दी थी। नीलिमा, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? रुद्राक्ष ने उसे पूछा था। भैया, दरअसल तारा ने सरकार से अपील करके गांव वालों के लिए परमानेंट राशन की अरेंजमेंट की है। असल में पंचायत में कुछ सरकारी प्रॉब्लम्स की वजह से गांव वालों को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। तारा वहां गई और उसने प्रॉब्लम का सॉल्व किया। देखो भैया, तारा गांव वालों के लिए कुल 100 किलो राशन लेकर आए हैं। अब से उन्हें हर महीने प्रति घर 5 किलो राशन मिलेगा। वे बहुत गरीब हैं भैया। अब उन्हें खाना मिलेगा। देखो वे सब कितने खुश हैं। तारा बहुत अच्छी है भैया। रुद्राक्ष के लिए अभी चौंकना कम होगा। वो उस छोटी सी दुबली लड़की को देखता रह गया था जिसने इतनी आसानी से इन सभी लोगों का दिल जीत लिया था। उसे उनका दिल जीतने में सिर्फ एक वीक लगा था। ये गांव वाले कभी भी बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन वह उनके दिलों तक पहुंचने का सही रास्ता कैसे ढूंढ पाए। बुलशिट। शी हैज नो क्लास। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसमें कोई क्लास नहीं है। श्रेया ने बड़े घमंडी तरीके से कहा था। रुद्राक्ष ने श्रेया को घूर कर देखा था। अचानक उसे श्रेया बहुत बदसूरत लगी थी। जिस तरह से वह तारा पर नफरत भरी नजर डाल रही थी, वह उसे एक ही साथ में सिक और एंग्री दोनों कर रही थी। वो एक सितारा है रुद्र, एक परी है। रुद्राक्ष को दादू की बात याद आ गई थी। उसने तारा की तरफ देखा। वो भीड़ की तरफ बढ़ा जहां वह खड़ी थी। उसे अपनी स्किन पर खुजली महसूस हो रही थी और उसके पैर कांप रहे थे। उसे ठंड लग रही थी और उसे एक गर्म हग की जरूरत थी। रुद्र, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात, तुम्हारी स्किन पर ये दाने क्या है? रुद्राक्ष श्रेया की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो चलता रहा और चलता रहा जब तक कि वह उसके पास नहीं पहुंच गया और फिर तारा ने उसे देखा था। तारा उसे यहाँ अपने इतने करीब देखकर वह चौंक गई थी। रुद्राक्ष उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में मेस्मराइज होकर देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मेरी मदद करो। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपना सिर उसके छोटे से कंधे पर रख दिया और फिर अंधेरे ने उसे निगल लिया था। रुद्राक्ष बेहोश होकर गिर पड़ा था। चैप्टर 83। तारा अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गई क्योंकि रुद्राक्ष का पूरा वजन उसके ऊपर आ गया था। रुद्राक्ष भी उसके ऊपर गिरा और तुरंत उसकी सांस अटक गई थी। वह इतना भारी था कि जब वह तारा के ऊपर बेहोश होकर गिरा तो तारा की पीठ में दर्द होने लगा था। तुरंत गांव वालों ने रुद्राक्ष को उठाकर तारा की मदद की थी। उसके कैंप के अंदर एक स्ट्रेचर था। कुछ लोग कैंप के अंदर भागे और उस स्ट्रेचर को ले आए थे। कुछ ही देर में रुद्राक्ष को स्ट्रेचर पर उठा लिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्ट्रेचर को उठाने के लिए लगभग 8 लोगों की जरूरत पड़ी थी। वह एक बहुत जॉइंट आदमी था, बहुत ज्यादा भारी था। कैंप के अंदर जाने के बाद तारा ने गांव वालों से बाहर जाने को कहा था। उसने तुरंत अपनी हथेली उसके माथे पर रखी और वह चौंक गई थी। रुद्राक्ष का बदन आग की तरह जल रहा था। तारा ने थर्मामीटर लिया और उसका टेम्परेचर चेक किया और यह 106 डिग्री था, जो हाइपोथर्मिक कंडीशन को शो कर रहा था। तारा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली थी और सोचा था, मैं एक डॉक्टर हूं और हमारे प्रोफेशन में पहली चीज जो हमने सीखी है वह है शांत रहना है। कभी भी घबराए नहीं। तारा ने अपनी सेंसेस को शांत करने के लिए लगातार गहरी सांस ली थी। रुद्राक्ष की हालत सीरियस थी। उसकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड की होमियोस्टैटिक कंडीशन डिसबैलेंस थी। वो इस टाइम इस कंडीशन में मर भी सकता था। स्ट्रोक हाइपोथर्मिया का एक नॉर्मल आउटकम है।
तारा ने पानी का जग लिया और 1 सेकंड में सारा पानी उसके सिर में फैला दिया था। नीलिमा, पास के तालाब से एक बाल्टी पानी ले आओ। जल्दी करो, तारा ने जल्दी से कहा था। नीलिमा तुरंत बाल्टी पकड़कर बाहर भागी थी। तारा उसके पैरों के पास गई और उसके जूते उतार दिए थे। तारा ने उसके तलवे पर कई प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालना शुरू किया था। तलवे के नीचे कुछ प्रेशर पॉइंट मौजूद होते हैं जो सीधे हाइपोथैलेमस से जुड़े होते हैं। मुझे बस उसके हाइपोथैलेमस को नॉर्मल स्टेट में लाने की जरूरत है, तारा ने खुद को तसल्ली दी थी। क्या उसे क्या हो गया है? पीछे से कांपती हुई आवाज आई थी। तारा ने अपना चेहरा घुमाया और श्रेया को देखा था। वह भी घबराई हुई दिख रही थी। उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया है, बहुत तेज बुखार की कंडीशन है। मुझे बस उसका बुखार कम करने की जरूरत है, तारा ने उसके पैर की मालिश करते हुए कहा था। उसी टाइम नीलिमा पानी लेकर आ गई थी। तारा ने उससे बाल्टी ले ली थी। नीलिमा उसी वक्त पानी लेकर आई थी। तारा ने उसके हाथ से बाल्टी ली और रुद्राक्ष के सिर के ठीक नीचे रख दी। फिर तारा ने उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को पकड़ा और उसे बाल्टी के पास खींचा था। उसे रुद्राक्ष का सिर पानी में डुबाना था, लेकिन वह इतना भारी था कि तारा पहले कुछ अटेम्प्ट में बुरी तरह से फेल हो गई थी। वो अपनी बाहों से उसकी पूरे सीने को भी नहीं लपेट पाई थी। वह था ही इतना चौड़ा। हे शिवजी, आपने इस आदमी को किस मेटेरियल से बनाया है? तारा ने उसके पहाड़ जैसे बॉडी को देखते हुए मन ही मन सोचा था। उसने नीलिमा की ओर देखा और कहा था, इन्हें उठाने में मेरी मदद करो नीलिमा। तारा, भैया को हम में से किसी भी नौकर का छुआ जाना पसंद नहीं है, नीलिमा ने दया भरे चेहरे के साथ कहा था। लेकिन इस वक्त वह बेहोश है, उसे पता नहीं चलेगा। प्लीज मेरी मदद करो। तारा थोड़ा चिढ़ गई थी। माफ करना, लेकिन यह मैं नहीं कर सकती, नीलिमा ने डर से भरे चेहरे के साथ कहा था। फिर उसने श्रेया की ओर देखा था। श्रेया मैम, वो बहुत भारी है, क्या आप उसे थोड़ा खींचने में मेरी मदद कर सकती हैं? तारा ने उससे पूछा था। तारा को यकीन था कि श्रेया मना नहीं करेगी क्योंकि वह रुद्राक्ष से बहुत प्यार करती है। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं खींच सकती, श्रेया ने ऊंची आवाज में कहा था। तारा ने बेबस होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। डर तो तारा को भी लग रहा था, लेकिन वो खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को अपने पेट पर लपेटा और फिर उसके ऊपर झुकी और तुरंत उसने रुद्राक्ष को अपने सीने से कसकर गले लगा लिया और पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू किया था। कुछ देर बाद आखिरकार वो उसे खींचने में सफल रही थी और फिर तारा उसके सिर के पास गई और उसके सिर को पानी में डुबो दिया था। वो फर्श पर बैठ गई और उसके बालों को ठंडे पानी से धोना शुरू कर दिया था। वो लगभग 30 मिनट तक ऐसा करती रही थी। आखिरकार उसने देखा कि रुद्राक्ष का टेम्परेचर कम हो रहा है। तारा ने राहत की सांस ली थी। इस मुश्किल भरे 1 घंटे की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। वो लगभग पिछले 1 घंटे से स्ट्रगल कर रही थी। तारा ने रुद्राक्ष की नस में एक इंजेक्शन लगाया था। क्या वो अब ठीक है? श्रेया ने तारा से पूछा था। लेकिन उसका सवाल तारा के कानों तक नहीं पहुंचा था। वो रुद्राक्ष के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसका चेहरा लाल दिख रहा था और वो उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल धब्बे देख सकती थी। तारा उसके चेहरे के पास गई और उसके चेहरे को देखती रही थी। फिर उसने रुद्राक्ष की शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोले और उसे रुद्राक्ष की चेस्ट एरिया के पास वही लाल धब्बे मिले थे। तारा को अब साफ साफ समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। तारा ने एक बार फिर से श्रेया की तरफ देखा था। उसे क्या हुआ है? क्या ये कोई एलर्जी हुई है? उसने तारा से पूछा था। चिकन पॉक्स हुआ है, तारा ने कहा था। क्या? श्रेया ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया था। क्या ये कॉन्टाजियस है? श्रेया का पहला सवाल। ओह गॉड, इसका मतलब है कि मुझे भी यह इन्फेक्शन हो सकता है ना? श्रेया का दूसरा सवाल। क्या मैं पहले से ही इन्फेक्टेड हो गई हूं? श्रेया का तीसरा सवाल। ये निशान कभी ठीक हो सकते हैं, मैं बहुत बदसूरत दिखूंगी, श्रेया अपने आप को देखकर बोली थी। ओह गॉड, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मेरा चेकअप करो और मुझे बताओ कि मैं कहीं ऑलरेडी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई हूं, श्रेया ने उसे कहा था। तारा उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो उसे सदमे में देखती रही थी। क्या ये रुद्राक्ष के लिए उसका प्यार है? तारा के मन में सवाल उठा था। उसे रुद्राक्ष की बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
वो अपने लिए टेंशन ले रही है। ये कैसा प्यार है? तारा बस सोचकर रह गई थी। मैं अपने लव्ड वन्स के लिए मर भी सकती हूँ। मैं अपनी दादिया और दादू के लिए 2 बार सोचे बिना भी मर सकती हूँ, तारा ने मन ही मन सोचा था। तारा सोचते हुए बस उसे हैरान होकर देखती रही थी। मैं इस इन्फेक्टेड जगह से अभी के अभी जा रही हूँ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ओह गॉड, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं जा रही हूँ। मैं बस वापस जा रही हूँ। अगले महीने मैं मनीष मेनन के शो में शो स्टॉपर बनकर रैंप वॉक करने वाली हूँ। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। श्रेया इतना कहकर तुरंत कैंप के बाहर चली गई थी, लेकिन फिर वो फिर से वापस आ गई और तारा से कहा था, देखो, तुम डॉक्टर हो ना, रुद्र का ख्याल रखना। मैं तुम्हें उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए भेजूंगी। ठीक है, अब अपने काम पर वापस जाओ। और मेरे रुद्र के साथ बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही मत दिखाना। वह तारा को यह ऑर्डर देकर चली गई मानो जैसे तारा उसकी पर्सनल सर्वेंट हो। तारा कुछ देर तक अपनी जगह फ्रिज होकर खड़ी रही थी। नीलिमा भी वहां मौजूद ये सब देख और सुनकर हैरान थी। डायन भी साथ घर छोड़ती है, और ये चुड़ैल कहीं की। नीलिमा ने श्रेया को बाहर जाते हुए देखकर कहा था। अब तुम क्या करोगी तारा? उसने तारा से पूछा था। तारा भी बहुत टेंशन में आ गई थी। रुद्राक्ष की कंडीशन बहुत कॉन्टाजियस थी। मैं उसे कहाँ लेकर जाऊं? वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मैं उसे वापस दिल्ली लेकर जा सकूं। साथ ही मैं उसे दादू की हवेली पर भी नहीं ले जा सकती क्योंकि दादू को उससे यह इन्फेक्शन हो सकता है, और दादू और ददिया दोनों ही बूढ़े इंसान हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी पावर कम है। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। तारा रुद्राक्ष को देखते हुए सोचने लगी थी। नीलू, उसे आज रात यहीं रहने दो। कल मैं डिसाइड करूंगी कि उसे कहाँ ले जाना है। अब घर वापस जाओ और दादू को सब कुछ बताओ और उन्हें यहाँ ना आने के लिए भी कहो। और यह मेरा सख्त ऑर्डर है, तारा ने प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह कहा था। और तुम्हारा क्या तारा? नीलिमा ने उलझन में उससे पूछा था। मैं यही रहूंगी उनके साथ, तारा ने कहा था। लेकिन तुम्हें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है तारा, नीलिमा ने टेंशन में कहा था। हाँ, मुझे पता है। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और अपने मरीज की जान बचाना मेरी फोरमोस्ट ड्यूटी है, तारा ने कहा था। नीलिमा की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह तारा के पास आने वाली थी लेकिन तारा ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया था। मेरे पास मत आओ, और वैसे तुम रो क्यों रही हो? चिंता मत करो, रुद्राक्ष सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं उनका ख्याल रखूंगी। तारा ने मुस्कुराया और नीलिमा का मूड ठीक करने की कोशिश की थी। मैं उनके लिए नहीं रो रही हूं। और मुझे उनकी चिंता भी नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा तारा? उसने बहुत चिंता के साथ पूछा था। तारा का दिल खुश हो गया जब उसने देखा कि नीलिमा उसका कितना ख्याल रखती है। आज उसने अपने लाइफ से एक और बड़ा सबक सीखा था। रुद्राक्ष और श्रेया की नफरत ने तारा को बहुत परेशान किया था, लेकिन उसने अपने लाइफ में इन अमेजिंग लोगों के प्यार और देखभाल मिली थी जिसके बारे में तारा ने कभी नहीं सोचा था। ये सभी लोग बहुत अनमोल है, और प्यार हमेशा नफरत से बड़ा होता है। आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि अब से मैं उन लोगों की नफरत के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, बल्कि मैं उन लोगों में अपनी खुशी खोजने की कोशिश करूंगी जिन्होंने मेरी परवाह की, दादू, ददिया और जैसे नीलिमा, अन्नू और प्रतिज्ञा दी। तारा ने मन ही मन खुद से वादा किया था। शिव जी मेरा ख्याल रखेंगे, तारा ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। नीलिमा भी मुस्कुराई और फिर वो बाहर चली गई थी, लेकिन फिर वापस आ गई थी। एक दिन रुद्र भैया तुम्हारी कीमत समझेंगे तारा, उसने कहा और तुरंत चली गई थी। उसके शब्दों ने तारा को कुछ देर के लिए हैरान कर दिया था। तारा अब रुद्राक्ष को घूर रही थी। वो अभी भी बेहोश पड़ा था। अचानक उसे अपने दिल में एक छोटा सा दर्द महसूस हुआ था। तारा इस सारी सिचुएशन और रुद्राक्ष की हालत के बारे में सोच रही थी। वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है? बीमारी के दौरान इंसान हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस टाइम उसे अपने लव्ड वन्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अब वो अकेला है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहती थी। वो अपने बॉडी के अंदर वायरस के एक ग्रुप के साथ और एक ऐसी लड़की के सामने लेटा हुआ है जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है।
मुझे नहीं पता कि अगले 15-20 दिनों में मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मुझे उसके साथ तब तक रहना है जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, और वह भी आइसोलेशन में। जब वह जागेगा तो उसकी क्या रिएक्शन होगी? क्या वह मुझ पर चिल्लाएगा? क्या वह मुझे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराएगा जो मैंने कभी नहीं की? मुझे नहीं पता। मुझे बस एक बात पता है कि मुझे उसे पूरी तरह से ठीक करना है, और बस। चैप्टर 84। तारा सारी रात उसके माथे पर पट्टियां करती रही। सुबह में शायद कुछ मिनटों के लिए वो सो गई थी। असल में वो पूरी रात जागती रही थी। रुद्राक्ष का टेम्परेचर लगातार उतार चढ़ाव कर रहा था और वो पूरी रात बदन के दर्द से कराहता रहा था। ये चिकन पॉक्स में आम सिम्टम्स है। जब उसकी स्किन में छाले पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो उसे बहुत तेज बदन दर्द होगा। मुझे यकीन है कि 2 दिनों के अंदर ही चेचक पूरी तरह से उसकी स्किन में दिखाई देगा, तारा ने सोचा था। उसने पूरी रात रुद्राक्ष के पैर, हाथ और सिर की मालिश की थी। तारा के हाथ अब दर्द कर रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष अभी तक बिल्कुल बेहोश था और दर्द से बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। कई बार उसकी दर्दनाक हालत देखकर तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। तारा किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी। उसे पता है कि डॉक्टरों को कभी भी अपने पेशेंट से इमोशन से नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन वो अभी इस फील्ड में बहुत नई थी, इसलिए उसका अपनी फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं था। कई बार उसके दिमाग ने उससे पूछा, क्या वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेशेंट है तारा? लेकिन उसने अपने दिमाग की बेबुनियाद बातों को नजरअंदाज किया और अपना काम करती रही थी। दादू ने उसे आधी रात को भी फोन किया था। वो बहुत डरे हुए थे और चाहते थे कि तारा उनके रुद्र को बिल्कुल ठीक कर दे। दादू रुद्राक्ष और उसे देखने के लिए यहां आना चाहते थे, लेकिन तारा ने उन्हें रोक दिया था। तारा ने उन्हें यकीन दिया कि वो उसका पूरा ख्याल रखेंगी। आखिरकार दादू को यकीन हो गया था। उन्होंने तारा से कहा कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। वो एक्चुअली में एक ओल्ड एंजल है। पुत्तर जी, डॉक्टर पुत्तर जी, तारा बेटा। गांव के सरपंच की आवाज से तारा की नींद टूटी थी। वो अपने कैंप से बाहर आई और देखा कि गांव की कुछ महिलाएं सरपंच के साथ खड़ी थीं। वे सभी परेशान दिख रही थीं। क्या वो ठीक है? गांव के मुखिया ने पूछा था। उनकी चिंता देखकर तारा मुस्कुराई थी। दरअसल सरपंच जी, उन्हें चेचक हो गया है, तारा ने सच कहा था। हाँ, हम जानते हैं, नीलिमा ने हमें बताया। दरअसल ये बीमारियां यहाँ बहुत आम है, उन्होंने कहा था। तारा भी यह अच्छी तरह जानती थी। ये गांव के लोग ऐसी बीमारियों के लिए बहुत एडाप्टेड है, लेकिन शहरी लोग नहीं है। इसलिए रुद्राक्ष ने उस वायरस को इतनी आसानी से अपने सिस्टम में पकड़ लिया था। बेटा जी, ये सिर्फ बीमारी नहीं है, यह माँ शीतला का आशीर्वाद है, मुखिया जी ने उसे बताया था। एक हिंदू देवी, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शीतला अगर उचित पूजा न करें तो ये बीमारी फैलाती है। तारा ने उन्हें कंफ्यूजन में देखती रही। वो जानती थी कि इन लोगों की आस्था बहुत मजबूत है और उनके अपने मान्यताएं और मिथक है। डॉक्टर पुत्तर, तुम्हें अपने पति को ठीक करने के लिए कुछ अनुष्ठान करने होंगे। ये कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें इन 20 दिनों में पालन करना होगा, उन औरतों में से एक ने कहा था। तारा दंग रह गई थी। उसे इन अनुष्ठानों के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उसे वाकई नहीं पता कि वो ये सब कैसे पूरा करेगी। लेकिन साथ ही वो उनकी सलाह को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, वरना वे नाराज हो जाएंगे। और तारा एक बात अच्छी तरह जानती थी कि कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। साथ ही उसकी मेडिकल फील्ड का एक और सबक ये है कि कभी भी किसी की सांस्कृतिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कभी कभी किसी बीमारी को ठीक करने में साइकोलॉजी की बड़ी भूमिका होती है। बिटिया, इस बार तो सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति को ठीक कर सकती है। तुम्हें गांव के बाहरी इलाके में रहना होगा। शिवजी के बड़े मंदिर से सटा हुआ एक छोटा मंदिर है, और तुम्हें रोजाना वहां 300 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा और शिवजी और शीतला माता की पूजा करनी होगी। तुम्हें ये सब करना होगा। तुम्हें बाकी 20 दिनों तक इस नियम का पालन करना है, फिर अपने पति को प्रसाद देना है। तुम्हें अपने समर्पण और पूजा के माध्यम से मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तारा ने उन्हें थोड़ा चौंक कर देखा था। मैं जानता हूं बेटा, तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन ये हमारे रीति रिवाज है। अगर तुम इनका पालन नहीं करते हो तो मां शीतला हम सभी पर गुस्सा हो जाती है। इसलिए हमें इसकी जरूरत है।
क्या तुम हर गांव वाले की सुरक्षा के लिए ऐसा करोगे? मुखिया जी ने उम्मीद भरी नजरों के साथ उससे पूछा था। हाँ हाँ, मैं करूंगी, तारा ने अपना सिर हिलाया था। इस टाइम उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। ये लोग बहुत ही मासूम थे। तारा थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि उसे सच में नहीं पता कि वो उनकी इच्छानुसार सभी रीति रिवाजों को पूरा कर पाएगी या नहीं, लेकिन साथ ही उसका दिल उनकी मासूमियत और उनकी आस्था की पॉजिटिविटी से भर गया था। अपने आप उसका सिर इन लोगों के सामने झुक गया जिनमें इतनी मजबूती है, विश्वास था। हम शहरी लोग बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं। हमारे पास कोई मजबूत बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। लेकिन क्या किसी चीज को इतना मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति और दृढ़ संकल्प की जरूरत नहीं होती? इन लोगों के पास वो चीज है। उनकी आस्था ही उनकी शक्ति है, तारा ने सोचा था। धन्यवाद डॉक्टर पुत्र। माँ शीतला तुम पर और तुम्हारे पति पर अपना सारा आशीर्वाद बरसाए। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर वो बहुत भाग्यशाली है। और एक और बात बेटा, तुम्हें साड़ी पहननी है और मंगल सूत्र के साथ माथे में सिंदूर भी लगाना है। ये सब तुम्हारे दिव्य विवाह की दिव्य निशानी है, मुखिया जी ने कहा था। तारा उनकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गई थी। उसने कभी ये चीजें नहीं पहनी थी क्योंकि यह शादी सिर्फ एक सौदा थी और अपने भयानक एक्सपीरियंस की वजह से उसने हमेशा इन चीजों से परहेज किया था। लेकिन उसे पता था कि ये शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई मेरी कोई शादीशुदा जिंदगी है? तारा ने मन में सोचा था। उसने कैंप के अंदर देखा और रुद्राक्ष का चेहरा दिखा। वो नींद में बहुत शांत दिख रहा था। लेकिन तारा उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानती थी। उसे नहीं पता कि अगर वह उसे साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहने हुए देखेगा तो वह कैसा रिएक्शन देगा। वह हमेशा मुझे अपनी पत्नी होने के लिए दोषी ठहराता था, लेकिन अब जब वह मुझे पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए देखेगा तो शायद वह मुझे मार डालेगा। तारा ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली थी और मन ही मन प्रार्थना की थी। हे शिव जी, मेरी मदद करो। मैं अपने इस पति राक्षस से डरती हूँ। मैं उसके गुस्से से डरती हूँ। मैं उसके रिएक्शन से डरती हूँ। राक्षस 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 राक्षस। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली। तुरंत उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस हुआ था। वो इतना दर्द में था कि वो अपने शरीर का 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। वो दर्द से कराह उठा था। उसने अपने आसपास देखा और सोचा था, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? कुछ सेकंड के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तारा के कैंप के अंदर है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसके मन में सवाल उठा था। अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने आवाज की दिशा को देखा था। रुद्राक्ष की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो दंग रह गया। वो किसी भी चीज से परे हैरान था। क्या यह एक सपना है? लेकिन ये कितना खूबसूरत सपना है। दिल। रुद्राक्ष ने तारा को लगभग दबे पांव कमरे में एंटर करते देखा। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी पीठ पर गिर रहे थे और कुछ लंटें उसकी गर्दन को चूम रही थी। उसने घबराहट में एक लट को अपने कान के पीछे खींचा, कभी कभी अपने होठों को काटती हुई और लगातार अपनी साड़ी को संभालती हुई। जब उसने साड़ी के एक हिस्से को ठीक करने की कोशिश की तो उसकी कमर की दूधिया सफेद स्किन रुद्राक्ष की आंखों के सामने आ गई थी। वह थोड़ा सा झुकी और जमीन से कुछ उठाया और तुरंत रुद्राक्ष की नजर उसकी पीठ की चीनी मिट्टी जैसी स्किन पर पड़ी थी। रुद्राक्ष ने पहले कभी तारा को ऐसा खूबसूरत नहीं देखा था। कोई साड़ी में इतना अट्रैक्टिव कैसे लग सकता है? रुद्राक्ष को कभी भी यह इंडियन पहनावा अट्रैक्टिव नहीं लगा था। फिर आज उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह अब तक का सबसे अच्छा इंडियन ड्रेस है? एक साड़ी। फिर रुद्राक्ष की नजर उसके हाथों पर गई थी। लाल चूड़ियां। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन बाहों को हमेशा के लिए थामे रहूं। रुद्राक्ष ने सोचा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। वो अपनी हालत देखकर हैरान था। रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा था कि वो तारा को उसकी बाहों से पकड़कर अपने नीचे ले ले। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके शरीर से वह लाल साड़ी उतार दे और उसके बदन के हर इंच को टटोले। उसके अंदर एक आग सी लग गई थी। चैप्टर 85 एक छोटा राक्षस।
रुद्राक्ष को उन चूड़ियों से भी जलन हो रही थी जो उसकी कलाई को छू रही थी। उसका दिल तारा को अपनी गोद में बिठाने और हमेशा के लिए उसकी आंखों में देखने का कर रहा था। रुद्राक्ष का उस नन्ही सी लड़की को अपने सीने से लगाकर रखने का मन कर रहा था और कभी किसी को उसे देखने नहीं देना चाहता था। अचानक तारा की नजर उस पर पड़ी और वो एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई थी। रुद्राक्ष उसकी डर से भरी आंखों और उसकी घबराहट को देख सकता था। तुम, मेरा मतलब है, आप जाग रहे हो? उसने बहुत डर के साथ पूछा था। हाँ, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रुद्राक्ष ने उससे पूछा था। आप बीमार हैं सर, उसने धीमी आवाज में कहा था। क्या? रुद्राक्ष ने बैठने की कोशिश की और तुरंत तारा उसके पास आई और उसके कंधे को पकड़ लिया था। उसकी नजदीकी की खुशबू रुद्राक्ष के बदन में कुछ अजीब सा पैदा कर रही थी। रुद्राक्ष की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी थी, इतनी लंबी और पतली। दिल। रुद्राक्ष की नजर उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर पड़ी थी। अचानक उसे उनकी शादी का वो दिन याद आ गया जब उसने उस मंगलसूत्र को उसके मुंह में ठूंस दिया था। रुद्राक्ष ने शर्म के मारे तुरंत अपनी नजरें फेर ली थीं। क्या आपको दर्द हो रहा है? तारा ने बिस्तर से उठकर उससे पूछा था। हाँ, बहुत, लेकिन मुझे क्या हुआ? रुद्राक्ष ने उससे पूछा था। आपको चिकन पॉक्स का वायरस लग गया है, उसने कहा था। और रुद्राक्ष बस चौंक गया था। क्या? कैसे? कब? कहाँ? मेरा मतलब है, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे? वो लगभग चिल्ला पड़ा था। सर, आप एक इंसान हैं, तो आप किसी भी बीमारी से फ्री नहीं है, तारा ने रुद्राक्ष से कहा था। क्या तुम्हारे पास आईना है? मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष अचानक बहुत इरिटेट और हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को देखा और वो डिप्रेशन में कराह उठा था। वो अपनी बॉडी पर छोटे छोटे लाल धब्बे देख सकता था। मुझे एक आईना दो, ऐ! रुद्राक्ष ने उस पर चिल्लाया और वह तुरंत चौंक गई थी और वह तुरंत पीछे हट गई थी। रिलैक्स करो सर, बस आराम करो, आप ठीक हो जाओगे। उसने रुद्राक्ष को सांत्वना देने की कोशिश की थी। मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करो, बस एक आईना लाओ तारा, नहीं तो मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। रुद्राक्ष बिस्तर से उतर गया और उसकी ओर बढ़ा था। रुद्राक्ष उसकी आंखों में डर देख सकता था। वह पीछे हट गई थी। मुझे एक आईना दे दो। रुद्राक्ष के शरीर में बहुत दर्द के साथ उसकी ओर बढ़ता रहा था, लेकिन उसके पैर कांपने लगे और वो अपना बैलेंस खो बैठा था। तारा ने तुरंत अपनी बाहों को उसके सीने के चारों ओर लपेटकर उसे पकड़ लिया था और रुद्राक्ष ने भी सहारे के लिए उसकी कमर पकड़ ली थी। वो एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। रुद्राक्ष अपनी कमजोरी की वजह से और बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस कर रहा था। उसे बीमारी से नफरत थी, हमेशा से, लेकिन तारा के मुलायम बदन और उसकी डिवाइन अरोमा ने रुद्राक्ष की सेंसेस को थोड़ा शांत कर दिया था। रुद्राक्ष महसूस कर सकता था कि तारा को इस तरह खड़े होने में कठिनाई हो रही है। उसने जानबूझकर अपना सिर उसकी गर्दन के मोड़ में दबा लिया था। रुद्राक्ष को लगा जैसे कि वो थोड़ा कांप रही थी। मुझे बीमारी से नफरत है तारा, मुझे कमजोरी से नफरत है, मुझे इस चीज से नफरत है। रुद्राक्ष उसकी गर्दन में फुसफुसाया। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन आपको शांत रहने की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। तारा ने उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और खुद को उसके कोमल शरीर में पूरी तरह से दबा लिया था। तारा की बॉडी रुद्राक्ष की जॉइंट बिल्ड के सामने बहुत छोटी थी। बस मेरी मुट्ठी भर, दिल स्मर्क। वो कुछ देर तक ऐसे ही रहे। रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा था कि वो घंटों तक इसी पोजीशन में रहे। सर, थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष ने उसकी नर्म आवाज सुनी थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद करके जवाब दिया था। आपको नींद की जरूरत है, शाम को हम इस जगह से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, तारा ने कहा था। कौन सी जगह? रुद्राक्ष ने जरा दूर हटते हुए उससे पूछा था। जब रुद्राक्ष ने आखिरकार जरा दूर हटा तो तारा ने नॉर्मल तरीके से सांस ली थी। सर, पहले बैठो और अपनी दवा लो, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तारा ने उसे जितना हो सके उतनी शांति से बताया था। तारा उसे सहारा देकर बेड पर ले गई और उसे दवा देते हुए सोचने लगी थी। मुझे नहीं पता कि मेरी बात सुनने के बाद वह किस तरह से रिएक्ट करेगा। उसकी हरकतों ने मुझे पहले ही हैरान कर दिया है।
दादू ने मुझे बताया है कि उसे किसी भी तरह की बीमारी से नफरत है। जब भी उसे कोई बुखार या कोई भी बीमारी होती थी तो वह एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करता था और कोई भी डॉक्टर उसके बुखार का इलाज नहीं कर पाता था। उसने कई तरह की चीजें तोड़ दी थी और बीमारी के दौरान उसका मूड भी बहुत खराब हो जाता था। दादू ने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी। बीमारी के दौरान कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। और अब मैं इस बात को कंफर्म कर चुकी हूँ। जिस तरह से उसने कुछ मिनट पहले रिएक्ट किया और मुझे एक बच्चे की तरह गले लगाया। एक राक्षस बच्चे की तरह, एक छोटा राक्षस, राक्षस दिल। लेकिन तारा को हैरानी हुई कि रुद्राक्ष ने उसकी बात मान ली थी और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। तारा ने दवा ली और उसे धड़कते दिल से दी थी। वो डर रही थी, उसके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से डर रही थी। रुद्राक्ष ने दवा ली और पानी पी लिया था, लेकिन उसकी आंखों से तारा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो रही थी। वह लगातार उसे घूर रहा था, यहां तक कि उसने बिना आई कांटेक्ट तोड़े दवा ले ली थी। तुमने ये सब कुछ क्यों पहना है? रुद्राक्ष ने पूछा था। तारा को पता था कि यह सवाल जल्द ही आएगा। मैं वो बुरी तरह हकलाए थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है या कैसे समझाना है। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें ऊपर उठाई थी। मैं इसे के बारे में बाद में समझाऊंगी, तारा ने जल्दी से कहा था। नहीं, मुझे अभी सुनना है, वो फिर से गुस्सा हो रहा था। अरे शिवजी, मैं इस आदमी से कैसे निपटूंगी? तारा ने सोचा था। वो बहुत जिद्दी था। क्या ऐसा कुछ है जो मैं अभी तक नहीं जानता? रुद्राक्ष ने उसकी ओर आंखें सिकोड़कर देखा था। तारा का दिल डर से धड़कने लगा था। अब अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो वह मुझ पर चिल्लाएगा या मुझे मनमोहन अंकल के घर की उस टेबल की तरह फेंक देगा। तारा ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और उसे दूसरे घर में रहने के बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन वो उससे पूजा वाला हिस्सा छिपाने वाली थी। इसलिए तारा ने उसे एक एक करके सब कुछ बताया। उसने माथे पर शिकन लिए सब कुछ सुना। अपनी बात खत्म करने के बाद तारा ने उसकी रिस्पांस जानने के लिए उसे ध्यान से देखा था। तो ये कॉन्टाजियस है, छुत की बीमारी है, ठीक है, और हमें अलग थलग आइसोलेशन में रहना होगा? रुद्राक्ष ने उससे अचानक पूछा था। हाँ, तारा ने उसे छोटा सा जवाब दिया था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि तारा उसके हाव भाव को ध्यान से देख रही थी। पूरी तरह से ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? उसने तारा से उसी शिकन के साथ पूछा था। कम से कम 15 दिन, तारा ने कहा था। फू सी के दिस चिकन पॉक्स, फू सी के दिस विलेज, फू सी के एवरीवन। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ये चिकन पॉक्स, भाड़ में जाए ये गांव, भाड़ में जाए सब। रुद्राक्ष के मुंह से गालियों की बात आ गई थी। उसका रिस्पांस देखकर तारा दंग रह गई थी। वो चिल्ला रहा था और गुस्से में अपने बाल खींच रहा था। आहा, सिर में दर्द महसूस होने पर वो फिर चिल्लाया था। मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पूरे बॉडी में दर्द क्यों हो रहा है? तुम किस तरह की डॉक्टर हो? तुम्हारी ही वजह से ही मुझे ये बीमारी हुई है। मेरी हालत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम ही। वो चिल्ला रहा था और बहुत पागलों की तरह तारा को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। तारा वहीं जड़वत खड़ी रही थी। उसे पता था कि वो गुस्से में है। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई इंसान किसी बीमारी से डिनाइल करता है। अचानक रुद्राक्ष ने तारा को हाथ पकड़कर खींचा और वो सीधे उसके सीने पर गिर पड़ी थी। तारा ने उससे बीमारी की हालत में ऐसे वॉयलेंस की उम्मीद नहीं थी। रुद्राक्ष ने तुरंत उसे अपने नजदीक खींच लिया और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा था। तुमने मेरे साथ ऐसा किया और अब तुम ही मुझे ठीक करोगी। तुम 24/7 मेरे साथ रहोगी, कभी भी मेरा साथ छोड़ने की कोशिश नहीं करोगी, समझी? रुद्राक्ष ने उसे शाही फरमान सुनाया था। तारा ने जोर से सांस ली। वो वाकई बहुत खतरनाक और पागल लग रहा था। क्या वायरस ने उसके दिमाग पर भी हमला किया था? तारा के दिल से आवाज आई थी। दिल? तारा ने खुद को समझाने की कोशिश की थी। कल रात उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रहा है। कुछ टाइम बाद वो फिर से मुझे खुद से दूर धकेल देगा। चैप्टर 86 और अब आगे। तारा ने खुद को समझाने की कोशिश की। कल रात उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए वह मेंटली इतना परेशान है।
तारा अभी भी उसके टेम्परेचर में गर्माहट महसूस कर सकती थी। वो पहले से ही एक साइको है और इस बीमारी ने उसकी मेंटल कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर दिया है। वो ये सब कुछ अपने मेंटल और हेल्थ इश्यूज की वजह से बोल रहा है। तारा ने मन में सोचा, मुझे अपना पेशेंस बनाए रखना होगा और उसके साथ प्यार और देखभाल से पेश आना होगा। वोयलेंट लोगों के साथ सेंसिटिविटी और देखभाल के साथ पेश आना होता है। एक्चुअली में मुझे उसकी हालत के लिए बुरा लग रहा है। वो अपने परिवार से बहुत दूर है। दिल। अचानक तारा ने कुछ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किया। उसने अपना दाहिना हाथ रुद्राक्ष के सीने में उसके दिल के पास रखा और उसकी आंखों में ध्यान से देखा और सोचा, मुझे उसे कन्विंस करना होगा कि वह ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष सर, आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा, उसने फुसफुसाया। और तारा के शब्दों ने जादू कर दिया था। जश्न तारा ने देखा कि रुद्राक्ष सिंघानिया का गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया और इसके बजाय किसी और फीलिंग ने उसकी आंखों को ढंक दिया था। तारा को नहीं पता कि यह क्या था, लेकिन उसकी आंखें नर्म हो गईं और वो महसूस कर सकती थी कि उसकी बाह पर रुद्राक्ष की पकड़ ढीली हो गई है। कम से कम इन 15 दिनों के लिए मेरा विश्वास करो, मैं आपको ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूं, तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था। और तुरंत रुद्राक्ष ने एक बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया था। तारा को वह प्यारा लग रहा था। अब आप सो जाओगे और मुझे पैकिंग के लिए कुछ टाइम दोगे? तारा ने उससे पूछा जैसे वह एक बच्चा हो। रुद्राक्ष ने उसका हाथ छोड़ा और तुरंत एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिस्तर पर लेट गया। तारा ने राहत की सांस ली। आखिरकार शाम को वह दोनों एक वैन में सवार हुए और मंदिर के पास वाले घर की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते तारा महसूस करती रही कि वह उसकी ओर खोई हुई नजर से देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत खोया हुआ लग रहा था। वो बस उसे घूर रहा था जैसे वह कुछ मांग रहा हो। तारा को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और साथ ही उसका दिल लगातार तेज स्पीड से धड़क रहा था। वो लगभग उसके शरीर को छूता हुआ बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उसके इतने करीब बैठा है। तारा उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। ये बहुत इंटेंस था और उसके शरीर में कुछ अनयूजुअल क्रिएट हो रहा था जो तारा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार वह एक छोटे से घर में पहुंच गए। वो धीरे धीरे घर में दाखिल हुए। ये छोटा है लेकिन बहुत साफ और शांत घर था। तारा बार बार उसके हाव भाव देख रही थी और सोचने लगी, भगवान जाने कब वो अपना आपा खो देगा और चिल्लाना शुरू कर देगा। दिल। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ अकेले ये दिन कैसे बिताऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरे लाइफ का सबसे कठिन दौर होगा। यह मेरे धैर्य की परीक्षा होगी। इस घर में सिर्फ एक कमरा और एक छोटा सा डाइनिंग था। वो कमरे में दाखिल हुए। तारा ने बिस्तर की तरफ देखा। एक सिंगल बेड। मैं डाइनिंग में रह सकती हूँ, तारा ने मन ही मन फैसला किया। तारा ने बैग टेबल पर रखा और हिलने ही वाली थी कि उसकी आवाज सुनकर रुक गई। आई नीड अ शावर, मुझे नहाने की जरूरत है। मेरे पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, उसने कहा। मुझे पता है, ये तो रहेगा, लेकिन आप इस तरह से नहा नहीं सकते। आपको बस गीले तौलिए से अपना शरीर साफ करना होगा। बस इतना ही, कम से कम एक वीक के लिए, तारा ने उससे कहा। लेकिन अगली चीज जो उसने कही थी उसने तारा की धड़कन रोक दी थी। उसने एक सेकंड के अंदर अपनी टी शर्ट उतार दी थी और तारा से कहा, तो फिर मुझे ऐसा करने में मदद करो। तारा आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। सुना नहीं तुमने, मेरी बॉडी क्लीन करने में मेरी हेल्प करो। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। तारा, रुद्राक्ष ने उसे पुकारा था। उसके पति राक्षस ने, जो भी जीतने पल जियूं, उन्हें तेरे संग जियूं। जो भी कल हो अब मेरा, उन्हें तेरे संग जियूं। मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हर दिन। तारा पहले कुछ मिनटों तक हैरान रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही थी। क्या वो वाकई मुझसे बच्चों की तरह नहलाने के लिए कह रहा है? तारा के ने उसे कंफर्म करने को कहा। वो, माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तारा ने अपनी आंखें नीची करके उससे पूछा था। वो शर्टलेस है, उसने एक्चुअली में अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना है। तारा का दिल नॉनस्टॉप बोले जा रहा था। तारा को उसे शर्टलेस देखकर सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो खुद भी यह अच्छी तरह से जानती थी।
मैंने कहा कि मुझे स्पंज बाथ वाली चीज करने में मदद करो। मेरे शरीर में बहुत दर्द और खुजली हो रही है और मैं स्पंज बाथ करके खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए आपको ये करने का सही तरीका पता है, रुद्राक्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। क्या उसे मेरे सामने कोई शर्म नहीं आ रही है, तारा का? मैं, बस, असल में, तुम बड़े हो, तारा ने नर्वस होकर बकवास की थी। तुरंत उसने अपनी जीभ काट ली और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। क्या मैंने उसे सिर्फ बॉडी शेम किया? तारा का दिल। लेकिन उसे हैरानी हुई कि रुद्राक्ष ने जवाब नहीं दिया था। क्या मैंने अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचाई? तारा का। तारा ने तुरंत उसके एक्सप्रेशन चेक करने के लिए उसे देखा और अपने परम आश्चर्य के साथ उसने देखा कि उसके होंठ मुस्कुराहट में फड़फड़ा रहे थे। क्या वो मुस्कुरा रहा है? तारा का दिल और एक साथ हो गए थे। पहली बार वो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रही थी, लेकिन मुस्कान बस एक सेकंड के लिए थी, फिर से वह उस पोकर जैसे घमंडी चेहरे पर वापस आ गया था। आई एम सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। तारा ने माफी मांगने की कोशिश की थी। मुझे पता है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन मैं तुम्हें मुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरी बॉडी को क्लीन करो, बस इतना ही, उसने बहुत सहजता से कहा है। वह ऐसी मांग कैसे कर सकता है? जहां तक मुझे याद है उसे कभी भी दूसरों इंसान का छुआ जाना पसंद नहीं है। नीलिमा ने उस दिन मुझसे कहा था, तारा ने सोचा। लेकिन आपको दूसरों का छुआ जाना पसंद नहीं है, तारा ने आखिरकार कहा, क्योंकि वो उसे नहलाने के इस एम्बैरेसिंग मोमेंट से बचना चाहती थी। रुद्राक्ष ने तुरंत अपनी भौं ऊपर उठाई और उसे पूछा, तुम्हें ये किसने बताया? वो गुस्से में है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, दिल। नीलिमा ने, तारा ने उसका नाम कहा। वो उसे ऐसे देखता रहा जैसे वह उसका बॉस हो और इंटरव्यू ले रहा हो। बहुत डराने वाला बॉस। मुझे नहीं पता कि श्रेया इस आदमी के साथ कैसे रोमांटिक रिश्ते में है, दिल। तुम में और दूसरों में बहुत फर्क है। रुद्राक्ष की बातें सुनकर तारा की धड़कन रुक गई थी। तारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ अलग सा लगा। तारा को नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन वो ऐसी गहरी बात को हैंडल नहीं कर सकती। उसने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली थी। मुझे डॉक्टर के छूने से कोई ऐतराज नहीं है, रुद्राक्ष ने फिर से कैजुअल तरीके से कहा। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। तारा ने तुरंत अपनी सांस रोक ली थी। भगवान का शुक्र है, दिल, मैं कुछ और सोच रहा था। तारा ने अपने बेवकूफ दिमाग को बहुत ज्यादा सोचने के लिए डांटा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन मुझे इस जगह को अरेंज करने के लिए बस थोड़ा टाइम दो। इसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। आप उस दौरान झपकी ले सकते हो। वो तुरंत बेडरूम में चली गई और उसे अकेला छोड़ दिया। अंदर जाने के बाद उसने अपना एक हाथ अपनी धड़कती हुई धड़कनों पर रखा और वह पागलों की तरह धड़क रही थी। अरे शिवजी, यह क्या हो रहा है? दिल। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को कंट्रोल में पाया तो उसने घर के कामों पर ध्यान दिया। उसे पूरे घर को साफ करना था और कुछ अरेंजमेंट भी करनी थी। पता नहीं यह 1 घंटा कहाँ बीत गया। जब वो बाहर आई तो देखा कि रुद्राक्ष कुर्सी पर सो रहा है। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। तारा उसके पास गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। वो बहुत सुंदर है, ही इज सो हैंडसम, ये सच है। लेकिन तारा की मुस्कान के पीछे यही एक रीजन नहीं था। उसे इस तरह सोते हुए देखकर उसे अपने सीने में कुछ अलग सा महसूस हुआ था। उसे इस आदमी के लिए बहुत सहानुभूति और परवाह महसूस हुई थी। मुझे पता है कि उसने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया है, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता है कि उसने उस दिन एक्सीडेंट से मेरी जान बचाई थी। वो मुझे सही टाइम पर अस्पताल ले गया था, नहीं तो मैं उस रात मर चुकी होती। हालांकि वह मेरे एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, फिर भी मैंने मेरी ददिया से हमेशा अच्छाई देखना सीखा है, बुराई नहीं। मैं इस आदमी से नफरत करने के लिए कई रीजंस खोज सकती हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या होगा? मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा है कि माफी ही सब कुछ है। किसी को माफ करना हमें भगवान के समीप ले जाता है। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मुझे हकीकत में परवाह नहीं है। कुछ दिनों बाद हम तलाक ले लेंगे और हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। फिर उसके खिलाफ कोई दुश्मनी क्यों रखनी है? और इस टाइम मैं उसकी डॉक्टर हूँ और वह मेरा मरीज है।
इसलिए ये सबसे अच्छा होगा कि मैं बिना किसी पक्षपात के अपना कर्तव्य निभाऊं। जब तारा ने उसकी हरकत महसूस की तो उसकी तंद्रा टूटी और 1 सेकंड के भीतर उसने रुद्राक्ष के चेहरे पर एक शिकन देखी। डैम इट! इस दर्द पर, उसने झुंझलाहट में कराहते हुए कहा। उसने अपनी आंखें खोली और तारा को अपने सामने खड़ा देखा। क्या तुम मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम मेरे दर्द का एंजॉय ले रही हो, है ना? रुद्राक्ष ने चिढ़कर कहा। फिर से वही परेशान करने वाला प्रोबलमेटिक बच्चा वापस आ गया, तारा ने दिल में सोचा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तारा ने यथासंभव शांति से कहा। ओह रियली? ओह सच में? मेरी किस्मत को थैंक यू कि आखिरकार तुम मुझ बीमार पर कुछ ध्यान दे रही हो। मुझे लगा तुम मुझे यहां मरने के लिए छोड़ गई हो। उसकी आवाज तेज हो रही थी। तारा ने उसे जवाब नहीं दिया था और सोचा, आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस प्रोफेशन के साथ वाकई बहुत पेशेंस डेवलप कर लिया है। बच्चों के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है, और आज वही एक्सपीरियंस यहाँ मेरी मदद कर रहा है। उसने एक तौलिया लिया और उसे गुनगुने पानी में डुबोया। वो उसके पास आए। वो अब चुपचाप बैठा था। वो चुपचाप उसे देख रहा था। तारा उसकी पीठ पर आ गई और तौलिया उसकी पीठ पर रख दिया और बहुत धीरे से उसने तौलिया उसकी बड़ी पीठ पर रगड़ा था। तारा ने कुछ देर तक ऐसा किया। फिर वो उसके सामने आए और तौलिया उसके सीने पर रख दिया था। तारा के हाथ थोड़े कांप रहे थे और वो उसकी घूरती निगाहों से नर्वस हो रही थी। वह क्या देख रहा है? तारा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और तौलिए से उसका पेट साफ करने लगी। वो बहुत स्ट्रांग आदमी है। तारा को कोई नरमी महसूस नहीं हुई थी। क्या वो स्टील से बना है? दिल पूरी स्पंज बात के दौरान उसकी घूरती निगाहों ने तारा के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो अभी क्या सोच रहा है? आखिरकार तारा की टॉर्चर से भरी ड्यूटी खत्म हुई और तारा ने उसे पहनने के लिए एक कॉटन की टी शर्ट दी। उसने तुरंत उसे पहन लिया था। तारा वहां से जाने ही वाली थी कि उसकी आवाज सुनकर रुक गई। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे सिर की मालिश कर सकती हो? रुद्राक्ष ने कहा। तारा ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर थोड़ा हाँ में हिलाया। तारा उसकी पीठ की तरफ गई और धीरे धीरे उसके सिर की मालिश करने लगी। तारा ने उसके मुंह से कराहने की आवाज सुनी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे पर वापस झुक गया था। 5 मिनट बाद तारा ने देखा कि वो सो रहा है। मुझे उसके खाने के लिए कुछ बनाना है। उसे इस बार हेल्थी फूड चाहिए होगा, तारा ने सोचा। वो धीरे धीरे लगभग दबे पांव रसोई की ओर बढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि वह जाग जाए। तारा ने उसके लिए बीन्स स्प्राउट सूप, पनीर की सब्जी और रोटी बनाई थी। उसे सब कुछ तैयार करने में लगभग 2 घंटे लग गए थे। तारा, 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 तारा ने उसे चिल्लाते हुए सुना और मैं तुरंत किचन से बाहर आ गई थी। भगवान जाने अब क्या हुआ है, तारा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने रुद्राक्ष को अपने पास आते देखा था। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें मेरे पास रहने के लिए कहा था। फिर तुम कहाँ चली गई थी? वो चिल्ला रहा था। चैप्टर 87। मैंने तारा को बहुत दर्द दिया है। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें मेरे पास रहने को कहा था। फिर तुम कहाँ चले गई? वह चिल्ला रहा था। मैं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी, तारा ने शांत स्वर में जवाब दिया। नौकरानी ऐसा कर सकती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस मेरा ख्याल रखोगी। लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल ही रख रही हूं। तुम इतना बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तारा ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है सीरियसली। एक्चुअली में तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी हालत का एंजॉयमेंट ले रही हो। तुम मेरे दर्द का मजा ले रही हो। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि तारा उसकी आवाज से कांप उठी। वो अब अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उससे कुछ भी कहे बिना रसोई के अंदर चली गई। अब तारा किचन में आकर सच में चुपचाप रो पड़ी। रुद्राक्ष सचमुच में उसकी सहनशक्ति की परीक्षा कर रहा था। तारा उसका इलाज करने, उसे ठीक करने के लिए यहाँ थी, लेकिन वो उसके साथ इतना इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा है। मुझे भूख लगी है, रुद्राक्ष की आवाज पीछे से आई और तारा उसकी आवाज में सॉफ्टनेस देखकर हैरान रह गई। उसने अपने आंसू पोंछे। मैं खाना लेकर आ रही हूं, उसने गला साफ करके कहा। क्या तुम रो रही हो तारा? रुद्राक्ष की आवाज धीमी थी। तारा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
मैं उसका खाना ट्रे में सजाती रही थी। देखो, मेरा यह मतलब नहीं था। असल में, बस, ये सब इस बीमारी की वजह से है। मैं दोषी नहीं हूं। मेन रीजन ये चिकन पॉक्स है। तारा को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट सुनकर तारा के मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। और उसकी मेन प्रॉब्लम यह है कि वह अपनी हंसी को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए तारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन यह एक खिलखिलाहट के रूप में निकली। तारा ने उसकी तरफ देखा और पाया कि वह हैरान और सरप्राइज्ड है। तारा हंसते ही जा रही थी। आप वाकई बहुत फन्नी है सर, चिकन पॉक्स की गलती है, तारा ने अपनी हंसी के बीच में कहा। इस बार तारा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके गालों पर गड्ढे भी देखे। तुम्हारे गालों पर डिंपल है, तारा ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अचानक वह दोनों रुक गए। तारा को एहसास हुआ कि पहली बार वह दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में मुस्कुरा रहे हैं। शायद रुद्राक्ष को भी इसका एहसास हो गया हो। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तारा ने अपना सिर उसके सामने घुमाकर प्लेट ले ली। मैं डाइनिंग में इंतजार कर रहा हूं, उसने ये कहकर अपना सिर हिलाया। तारा ने प्लेट ली और डाइनिंग की तरफ चल दिया। उसने ट्रे रुद्राक्ष के सामने रख दी। वो दोनों एक दूसरे की नजरों से बच रहे थे। सब्जी, मुझे सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा, इससे तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी, तारा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसने कुछ देर तक सब्जी को देखा। कम से कम इसे आजमा कर तो देखो, तुम सिर्फ इसे देखकर अपनी राय नहीं बना सकते, तुम्हें इसे चखना चाहिए, तारा ने उससे कहा। मैं हमेशा अपनी राय बहुत जल्दी बना लेता हूं, उसने तारा की आंखों में मीनिंगफुल तरीके से देखा। तारा को नहीं समझ आया कि रुद्राक्ष का क्या मतलब था, लेकिन उसका दिल धड़कने लगा। जब भी रुद्राक्ष उसे इस तरह देखता तो तारा की धड़कनें बढ़ जाती। फिर उसने एक टुकड़ा रोटी ली और भर सब्जी अपने मुंह में ठूंस लिया। तारा तेज दिल से उसे देखती रही थी। हो सकता है कि अगर उसे टेस्ट पसंद ना आए तो वह कटोरा फेंक दे। हो सकता है कि वह ये छोटी सी मेज भी तोड़ दे। इसलिए तारा बस धड़कते दिल से उसकी रिस्पांस का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसकी तरफ से ऐसी कोई रिस्पांस नहीं आई। वह सब्जी रोटी खाता रहा। फिर उसने तारा को अम्यूजमेंट से देखा। तुमने सच में इसे बनाया है? रुद्राक्ष ने चौंक कर उससे पूछा। हाँ, तारा ने हकलाते हुए बोला था। इट्स अमेजिंग, टू डिलिशियस। इनफैक्ट यह अब तक का सबसे अच्छा खाना है जिसे मैंने खाया है। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ तारा की तारीफ की। तारा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसका दिल खुशी से नाच उठा। जिंदगी में पहली बार उसे कोई तारीफ पसंद आ रही। थैंक यू सर, तारा ने शर्मीलेपन से जवाब दिया। तुम जानती हो, अगर तुम डॉक्टर नहीं होती तो मुझे यकीन है कि तुम एक पॉपुलर शेफ होती, उसने सूप पीते हुए कहा। तारा ने मुस्कुराया, लेकिन मैं थोड़ी सी अनाड़ी हूं। क्या आपको वह दिन याद है जब मैंने श्रेया मैम के साथ आपकी डिनर डेट खराब कर दी थी? तारा ने उससे पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर उठाया और कुछ देर तक उसकी तरफ देखा। फिर वह फिर से सीरियस चेहरे के साथ चुपचाप खाना खाने लगा। तारा की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो एक्चुअली में उसके मूड को नहीं समझ सकती थी। मेरे बातों के कौन से हिस्से ने उसे फिर से इतना सीरियस बना दिया है? दिल। उसने चुपचाप सब कुछ खा लिया और फिर बिना एक नजर भी डाले सीधे बेडरूम में चला गया था। तारा की तरफ एक नजर भी डाले बिना तारा सब समझ गई थी। रुद्राक्ष को श्रेया की याद आ रही है। उसे अभी तक नहीं पता कि श्रेया उसे क्यों छोड़कर चली गई थी। तारा ने जोर से आह भरी थी। फिर वो चुपचाप रसोई में गई और बर्तन धोए। रुद्राक्ष का सीरियस और उदास चेहरा उसे बहुत परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष सोच रहा था। उसने सोने की कोशिश की लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। जब उसने हमारी पहली मुलाकात के बारे में बताया तो मुझे लगा कि मैं खुद को थप्पड़ मार लूं। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। मैंने उसे उस दिन अपने रेस्टोरेंट से निकाल दिया था। श्रेया ने मेरे सामने उसे थप्पड़ मारा था। उसकी डरपोक और मिसरेबल हालत रुद्राक्ष के दिमाग में उभर आई थी। वह हमेशा से ही मासूम थी। दिल रुद्राक्ष को उनकी शादी की रात भी याद आए। रुद्राक्ष ने उसे वर्बली और फिजिकली से बहुत अब्यूज किया था।
मैंने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर मेरी कार से टकरा गया था। मुझे उसकी डरावनी हालत बहुत अच्छी तरह याद है। वो रो रही थी और हेल्पलेस होकर कांप रही थी। मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? रुद्राक्ष का दिल बहुत दुखने लगा था। मैं उसके साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता हूँ? और एक्सीडेंट की रात भी, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उस रात ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। मैं अभी भी उसकी खून से लथपथ छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में महसूस कर सकता हूँ। मैंने उसे बहुत दर्द दिया है, लेकिन उसने कभी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसका दिल कितना बड़ा है। वो उस आदमी की देखभाल कर रही है जिसने उसके साथ इतना क्रूएल्टी से भरा बिहेव किया है। वो कितनी आसानी से कुछ मिनट पहले उसी आदमी के साथ हंसी मजाक कर रही थी जिसने उसे कई बार रुलाया है। सिर्फ एक प्योर हॉट वाली लड़की ही किसी को इतनी आसानी से माफ कर सकती है। रुद्राक्ष खुद को कोस रहा था। वो बिस्तर से उठा और तारा को खोजने के लिए आगे बढ़ा। रुद्राक्ष का उसे देखने का मन कर रहा था। उसने पूरे घर में देखा लेकिन वो वहां नहीं थी। अचानक वो खिड़की के सामने से गुजरा और बाहर देखकर वहीं खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने खिड़की के पार उसे देखा। वो बाहर पौधों को पानी दे रही थी। रुद्राक्ष उसे मेमराइज होकर देखता रहा था। वो बहुत फ्रेश और प्योर दिख रही थी और उसके चेहरे की शांति रुद्राक्ष के दिल को सुकून दे रही थी। रुद्राक्ष का उसके साथ पौधों को पानी देने का मन कर रहा था। वो उसकी पीठ से उसकी बाहें पकड़ना चाहता था। वो अपने गालों से उसके गालों को छूना चाहता था। वो अपना सिर उसके कंधे पर टिकाना चाहता था। वो अपनी मौजूदगी से ही मुझे बहुत सुकून देती है, रुद्राक्ष ने मन ही मन सोचा था। चैप्टर 88। मैं उसकी ओर इतना अट्रैक्टेड क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं अपनी इस नई फीलिंग से इनकार नहीं कर सकता था। मैं उसका ध्यान पाने के लिए तरस रहा हूँ, रुद्राक्ष ने सोचा था। जब उसने मुझे स्पंज बाथ किया तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे सख्त बदन पर उसके हाथ का कोमल स्पर्श मेरे अंदर एक डिजायर जगा रहा था। जब उसने मेरे सिर की मालिश की तो उसके स्पर्श से मेरी सारी नसें शांत हो गई थी। रुद्राक्ष सोच ही रहा था जब अचानक उसने तारा को घर की ओर आते देखा। वो तुरंत बेडरूम में गया और बिस्तर पर लेट गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कमरे में उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था। शायद वो उसे देखने आई थी। फिर उसने अपने माथे पर तारा के कोमल हाथ का स्पर्श महसूस किया था। वो उसका टेम्परेचर जांच रही थी। उसे अपना ख्याल रखते हुए देखकर रुद्राक्ष को खुशी हुई थी। उसने रुद्राक्ष के शरीर को बहुत सावधानी से रजाई से लपेटा। उसे ये भी नहीं पता कि वह मेरे साथ क्या कर रही है। वह अपनी देखभाल से मुझे बेकाबू कर रही है। मैंने कभी किसी के केयर और देखभाल के लिए इस तरह की लालच नहीं की है। मैं चाहता हूं कि वह हमेशा ऐसे ही मेरा ख्याल रखे। और मैं हमेशा यह मेक श्योर करूंगा कि मुझे उससे वह देखभाल और केयर मिले। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। रुद्राक्ष ने मन ही मन फैसला किया था। रुद्राक्ष अपनी दिल की हालत को महसूस करके वाकई हैरान रह गया था। क्या हो रहा है रुद्राक्ष सिंघानिया? रुद्राक्ष ने खुद से कहा था। उसके बाद उसे वक्त का पता नहीं चला लेकिन उसकी नींद टूट गई थी। उसे अचानक बहुत ठंड लग रही थी। उसकी बॉडी भी बहुत पेन कर रही थी। वो वापस उठकर बैठ गया और उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली थी। तारा, तारा, तुम कहाँ हो? रुद्राक्ष ने उसे पुकारा था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहाँ चली गई है? रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से कमरे से बाहर आया था। उसमें चलने तक की हिम्मत नहीं थी। तारा, तारा, उसने हर जगह देखा लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो कहाँ जा सकती है? क्या वो मुझे छोड़कर चली गई? रुद्राक्ष ने अपना जबड़ा कस लिया था। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती है। वो मुझे मेरी माँ की तरह नहीं छोड़ सकती है। तारा, तारा, रुद्राक्ष ने चिल्लाया था। उसका सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। उसका दिल सब कुछ तोड़ने का कर रहा था। वो अपने अंदर बहुत गुस्सा महसूस कर रहा था। तारा, इस बार रुद्राक्ष ने पूरी ताकत से पुकारा था। वो उस घर से बाहर आ गया। तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उसके बदन पर कांटों की तरह चुभ रही थी। वो कमजोरी से लगभग कांप रहा था। ठंड से उसके दांत बज रहे थे। रुद्राक्ष उसकी तलाश में पागलों की तरह चलता रहा था, जैसे रेगिस्तान में प्यासा पानी को ढूंढता है। नहीं, वो मुझे नहीं छोड़कर जा सकती।
वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढूंगा और फिर उसे अपने साथ रस्सी से बांध लूंगा, रुद्राक्ष बड़बड़ा रहा था। बुखार से उसके पैर कांप रहे थे। वो किसी भी पल बेहोश होने वाला था। अरे, उसे देखो, उसकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई। उसने उसे छोड़ दिया। बू। रुद्राक्ष की माँ एक आदमी के साथ भाग गई। बू। बू। रुद्राक्ष की माँ उसे छोड़ गई। रुद्राक्ष के दिमाग में कुछ लड़कों ने 10 साल के एक छोटे से लड़के को परेशान करने की पुरानी याद कौंध गई थी। वो मेरी माँ जैसी नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ सकती, रुद्राक्ष ने अपने बेतहाशा धड़कते दिल पर हाथ रखकर कहा था। अचानक उसे एक छाया दिखाई दी, अंधेरे में उसकी ओर बढ़ती हुई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली ताकि वो बेटर तरीके से देख सके। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। तारा एक हाथ में छाता पकड़े हुए रुद्राक्ष की ओर आ रही थी। रुद्राक्ष लगभग उसकी ओर दौड़ा था। ना जाने उसमें अचानक इतनी एनर्जी कहां से आ गई थी, जैसे किसी ने उसके मरते हुए बदन में नई रूह डाल दी हो। रुद्राक्ष को इस तरह अपनी तरफ आते देखकर वो चौंक गई थी। सर, आप पूरी तरह भीग चुके हैं, आप बाहर क्यों आए? उसने छाता रुद्राक्ष के सिर पर रखते हुए उससे पूछा था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? वो पागलों की तरह चिल्लाया था। तारा उसकी आवाज सुनकर चौंक गई थी। सर, बस, उसने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाह में खींचा और उसे कसकर गले लगा लिया था। मुझे कभी इस तरह मत छोड़ना, कभी नहीं। छाता उसके हाथ से गिर गया था। लेकिन रुद्राक्ष ने उसे नहीं छोड़ा था। उसने तारा को और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया था। रुद्राक्ष ने उसे अपनी हड्डियों को कुचलने वाली बाहों में गले से लगा रखा था। उसने अपना सिर तारा की गर्दन के पिछले हिस्से में दबा लिया, जबकि उसकी बाहें तारा की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। मुझे कभी ऐसे मत छोड़ना, उसके आगोश से ज्यादा आरामदायक कुछ भी नहीं है। इस हग से रुद्राक्ष की सारी ठंडक और दर्द दूर हो गया था। उसकी बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज यही था, तारा की बाहें। अब मुझे पता है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं ठीक नहीं होना चाहता हूं। मैं इस बीमारी के साथ हमेशा रह सकता हूं। मुझे चिकन पॉक्स बहुत पसंद है। आई लव चिकन पॉक्स। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा था, जबकि तारा हैरान परेशान उसकी बाहों में जकड़ी हुई खड़ी थी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो कितनी आसानी से कुछ मिनट पहले उसी आदमी के साथ हंसी मजाक कर रही थी, जिसने उसे कई बार रुलाया है। सिर्फ एक प्योर हॉट वाली लड़की ही किसी को इतनी आसानी से माफ कर सकती है। रुद्राक्ष खुद को कोस रहा था। वो बिस्तर से उठा और तारा को खोजने के लिए आगे बढ़ा। रुद्राक्ष का उसे देखने का मन कर रहा था। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन वह वहां नहीं थी। अचानक वो खिड़की के सामने से गुजरा और बाहर देखकर वहीं खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने खिड़की के पार उसे देखा। वो बाहर पौधों को पानी दे रही थी। रुद्राक्ष उसे मेमराइज होकर देखता रहा था। वो बहुत फ्रेश और प्योर दिख रही थी, और उसके चेहरे की शांति रुद्राक्ष के दिल को सुकून दे रही थी। रुद्राक्ष का उसके साथ पौधों को पानी देने का मन कर रहा था। वो उसकी पीठ से उसकी बाहें पकड़ना चाहता था। वो अपने गालों से उसके गालों को छूना चाहता था। वो अपना सिर उसके कंधे पर टिकाना चाहता था। वो अपनी मौजूदगी से ही मुझे बहुत सुकून देती है, रुद्राक्ष ने मन ही मन सोचा था। मैं उसकी ओर इतना अट्रैक्टेड क्यों महसूस कर रहा हूं? मैं अपनी इस नई फीलिंग से इनकार नहीं कर सकता था। मैं उसका ध्यान पाने के लिए तरस रहा हूं, रुद्राक्ष ने सोचा था। जब उसने मुझे स्पंज बात किया, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे सख्त बदन पर उसके हाथ का कोमल स्पर्श मेरे अंदर एक डिजायर जगा रहा था। जब उसने मेरे सिर की मालिश की, तो उसके स्पर्श से मेरी सारी नसें शांत हो गई थी। रुद्राक्ष सोच ही रहा था जब अचानक उसने तारा को घर की ओर आते देखा। वो तुरंत बेडरूम में गया और बिस्तर पर लेट गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कमरे में उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था। शायद वो उसे देखने आई थी। फिर उसने अपने माथे पर तारा के कोमल हाथ का स्पर्श महसूस किया था। वो उसका टेम्परेचर जांच रही थी। उसे अपना ख्याल रखते हुए देखकर रुद्राक्ष को खुशी हुई थी। उसने रुद्राक्ष के शरीर को बहुत सावधानी से रजाई से लपेटा। उसे ये भी नहीं पता कि वह मेरे साथ क्या कर रही है। वो अपनी देखभाल से मुझे बेकाबू कर रही है।
मैंने कभी किसी के केयर और देखभाल के लिए इस तरह की लालच नहीं की है। मैं चाहता हूं कि वह हमेशा ऐसे ही मेरा ख्याल रखे, और मैं हमेशा यह मेक श्योर करूंगा कि मुझे उससे वह देखभाल और केयर मिले। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। रुद्राक्ष ने मन ही मन फैसला किया था। रुद्राक्ष अपनी दिल की हालत को महसूस करके वाकई हैरान रह गया था। क्या हो रहा है रुद्राक्ष सिंघानिया? रुद्राक्ष ने खुद से कहा था। उसके बाद उसे वक्त का पता नहीं चला, लेकिन उसकी नींद टूट गई थी। उसे अचानक बहुत ठंड लग रही थी। उसकी बॉडी भी बहुत पेन कर रही थी। वो वापस उठकर बैठ गया और उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली थी। तारा, तारा, तुम कहाँ हो? रुद्राक्ष ने उसे पुकारा था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह कहाँ है? रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से कमरे से बाहर आया था। उसमें चलने तक की हिम्मत नहीं थी। तारा, तारा, उसने हर जगह देखा लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो कहाँ जा सकती है? क्या वो मुझे छोड़कर चली गई? रुद्राक्ष ने अपना जबड़ा कस लिया था। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती है। वो मुझे मेरी माँ की तरह नहीं छोड़ सकती है। तारा, तारा, रुद्राक्ष ने चिल्लाया था। उसका सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। उसका दिल सब कुछ तोड़ने का कर रहा था। वो अपने अंदर बहुत गुस्सा महसूस कर रहा था। तारा, इस बार रुद्राक्ष ने पूरी ताकत से पुकारा था। वो उस घर से बाहर आ गया। तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें उसके बदन पर कांटों की तरह चुभ रही थीं। वो कमजोरी से लगभग कांप रहा था। ठंड से उसके दांत बज रहे थे। रुद्राक्ष उसकी तलाश में पागलों की तरह चलता रहा था, जैसे रेगिस्तान में प्यासा पानी को ढूंढता है। नहीं, वो मुझे नहीं छोड़कर जा सकती। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढूंगा और फिर उसे अपने साथ रस्सी से बांध लूंगा। रुद्राक्ष बड़बड़ा रहा था। बुखार से उसके पैर कांप रहे थे। वो किसी भी पल बेहोश होने वाला था। अरे, उसे देखो। उसकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई। उसने उसे छोड़ दिया। बू। रुद्राक्ष की माँ एक आदमी के साथ भाग गई। बू। बू। रुद्राक्ष की माँ उसे छोड़ गई। रुद्राक्ष के दिमाग में कुछ लड़कों ने 10 साल के एक छोटे से लड़के को परेशान करने की पुरानी याद कौंध गई थी। वो मेरी माँ जैसी नहीं है। वो मुझे नहीं छोड़ सकती। रुद्राक्ष ने अपने बेतहाशा धड़कते दिल पर हाथ रखकर कहा था। अचानक उसे एक छाया दिखाई दी, अंधेरे में उसकी ओर बढ़ती हुई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली ताकि वो बेटर तरीके से देख सके। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। तारा एक हाथ में छाता पकड़े हुए रुद्राक्ष की ओर आ रही थी। रुद्राक्ष लगभग उसकी ओर दौड़ा था। ना जाने उसमें अचानक इतनी एनर्जी कहां से आ गई थी, जैसे किसी ने उसके मरते हुए बदन में नई रूह डाल दी हो। रुद्राक्ष को इस तरह अपनी तरफ आते देखकर वह चौंक गई थी। सर, आप पूरी तरह भीग चुके हैं। आप बाहर क्यों आए? उसने छाता रुद्राक्ष के सिर पर रखते हुए उससे पूछा था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? वो पागलों की तरह चिल्लाया था। तारा उसकी आवाज सुनकर चौंक गई थी। सर, बस, उसने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन एक सेकंड के अंदर ही रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाह में खींचा और उसे कसकर गले लगा लिया था। मुझे कभी इस तरह मत छोड़ना, कभी नहीं। छाता उसके हाथ से गिर गया था। लेकिन रुद्राक्ष ने उसे नहीं छोड़ा था। उसने तारा को और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया था। रुद्राक्ष ने उसे अपनी हड्डियों को कुचलने वाली बाहों में गले से लगा रखा था। उसने अपना सिर तारा की गर्दन के पिछले हिस्से में दबा लिया, जबकि उसकी बाहें तारा की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। मुझे कभी ऐसे मत छोड़ना। उसके आगोश से ज्यादा आरामदायक कुछ भी नहीं है। इस हग से रुद्राक्ष की सारी ठंडक और दर्द दूर हो गया था। उसकी बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज यही था, तारा की बाहें। अब मुझे पता है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं ठीक नहीं होना चाहता हूँ। मैं इस बीमारी के साथ हमेशा रह सकता हूँ। मुझे चिकन पॉक्स बहुत पसंद है। आई लव चिकन पॉक्स। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा था, जबकि तारा हैरान परेशान उसकी बाहों में जकड़ी हुई खड़ी थी। चैप्टर 89। मुझे कभी ऐसे मत छोड़ना। क्या मैंने सही सुना? तारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। या मैं यह इमेजिनेशन कर रही हूँ? भारी बारिश की आवाज की वजह से शायद मैंने गलत सुना है। उसने कुछ और कहा और मैंने कुछ और सुना है, तारा ने सोचा था।
रुद्राक्ष ने तारा को इतनी कसकर गले लगा रहा था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो इतना जॉइंट था और तारा के पूरे शरीर को अपने बड़े शरीर में डिसॉल्व कर रहा था। तारा का चेहरा उसके सीने में दबा हुआ था। उसने खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रही थी। सर, छोड़ो मुझे। सर, तारा ने उसके कंधे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। सर, मुझे जाने दो। तारा ने इस बार बहुत कोशिश की और यह काम कर गया था। रुद्र ने उसे धीरे से छोड़ा था। तारा ऑक्सीजन के लिए हौंफने लगी थी। फिर तारा ने उसकी तरफ देखा, जो अभी भी एक सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। बारिश बढ़ती जा रही थी। सर, चलो अंदर चलते हैं। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको सर्दी लग सकती है। बारिश की तेज आवाज की वजह से तारा जोर से बोलती है। लेकिन वह हिला तक नहीं। वो कठोर चेहरे के साथ उसे घूरता रहा था। तारा को नहीं पता क्यों, लेकिन वो उसकी घूरती निगाहों से डर गई थी। वह अभी क्या सोच रहा है? कहीं मुझे मर्डर तो नहीं करने वाला? तारा ने सोचा था। शायद उसे फिर से बुखार हो और उसने सोचा कि मैं श्रेया हूं, इसलिए उसने मुझे ऐसे गले लगाया होगा। तारा ने खुद को तसल्ली दी थी। क्या तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? रुद्राक्ष ने शांत और ठंडी आवाज में तारा से पूछा था, लेकिन तारा उसका सवाल नहीं समझ पाई थी। क्या कहा? तारा ने उससे पूछा था। मेरा तुम्हें गले लगाना, उसने उसी ठंडे चेहरे के साथ कहा था। मुझे सच में नहीं पता कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। अब तारा नर्वस हो रही थी। सर, चलो अंदर चलते हैं। इस बार तारा ने उसकी कलाई पकड़ी थी। रुद्राक्ष ने अपने हाथ को देखा और फिर उसे देखा था। अगर मैं मर गया, तो क्या इसका तुम पर कोई असर होगा? रुद्राक्ष बिल्कुल एक्सप्रेशन लेंस चेहरे से कहा था। तारा उसके सवाल से दंग रह गई थी। वह ऐसे बेबुनियाद सवाल क्यों पूछ रहा है? आंसर मी डैम इट। जवाब दो यार। तारा उसके अचानक चिल्लाने से चौंक गई थी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोचा था, मैं डर गई हूं। मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूं। मैं इस आदमी को कभी नहीं समझ सकती। मैं उसके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से डरती हूं। दिन ब दिन उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे जवाब दो तारा। अचानक रुद्राक्ष ने उसे उसकी बाहों से खींचा और उसकी आंखों से आंखें मिला करके पूछा था। आई डोंट टी नो। मुझे नहीं पता, तारा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दे पाई थी। सच में मुझे रोने और इस घर से भागने का मन कर रहा है, तारा ने मन में सोचा था। रुद्राक्ष ने उसे तुरंत छोड़ दिया था। तारा सदमे में उसे देखती रही थी। वह बहुत बेचैन दिख रहा था। उसने अपने बाल खींचे और कराह उठा था। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो तारा? रुद्राक्ष ने उसके चेहरे के पास आकर पूछा था। तारा एकचुली में नहीं जानती थी कि इस टाइम कैसे रिएक्ट करनी है। रुद्राक्ष का बिहेवियर उसे एकचुली में डरा रहा था। डू यू हेट मी? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? रुद्राक्ष ने शांत लेकिन डरावनी आवाज में पूछा था। तारा इतनी हैरान थी कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। अचानक तारा के दिमाग में सारी पुरानी यादें कौंध गई थीं। हमारी शादी की रात, तारा की सारी कड़वी यादें ताजा हो गई थी। उसने मेरे साथ ऐसा ही बिहेव किया था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। साथ ही एक्सीडेंट वाली रात भी, जब उसने मुझे किसी बिजनेस डील के लिए एक बुरे आदमी को बेचने की कोशिश की थी। तारा ने नॉर्मली सांस लेने की कोशिश की थी। शायद रुद्राक्ष को किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। कभी कभी किसी लंबी बीमारी के दौरान ऐसा होता है। तारा धीरे धीरे उसके पास गई और उसकी आंखों में देखा था। मैं कभी किसी से नफरत नहीं कर सकती। मैं किसी से भी नफरत करने में अनकेपेबल हूं, तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। तुरंत रुद्राक्ष के चेहरे पर नरमी छा गई थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि गिल्ट और डर का मिश्रण था। क्या उसे किसी बात का गिल्टी फील हो रहा है? तारा ने सोचा था। चलो अंदर चलते हैं, तारा ने उससे कहा और रुद्राक्ष ने तुरंत एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके ऑर्डर को फॉलो किया था। वह सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गया था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। तारा एक तौलिया और उसकी तीख शर्ट निकालकर उसे दी थी। बाथरूम में जाकर यह पहन लो। उसने बिना कुछ कहे वह ले लिया और बाथरूम में चला गया था। तारा ने खुद को देखा था।
वह भी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने अपनी कुर्ती ली और बेडरूम में चली गई थी। कपड़े बदलने के बाद तारा कमरे से बाहर आए और देखा कि वह कुर्सी पर बैठा है। उसके बाल गीले हैं। यह आदमी। दिल। तारा ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा था। तारा उसके पास गई और उसके हाथ से तौलिया ले लिया था। उसने रुद्राक्ष के बालों को तौलिए से सुखाना शुरू किया था। उसने एक बार तारा की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा था। मुझे लगता है कि उसका ब्रेकडाउन खत्म हो गया है। अब वह एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा है। उसके बाल सुखाने के बाद तारा ने थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया था। वह चुप था और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। और तारा इसके लिए थैंकफुल थी। उसका घूरना हमेशा ही मुझे अनकंफर्टेबल कर देता है, दिल। उसे बुखार है। मैं सही थी। और इसलिए वह इतना अजीब बिहेव कर रहा था। तारा किचन में गई और रात का खाना बनाने लगी थी। हालांकि वह खाना बनाने में बिजी थी लेकिन उसका दिमाग रुद्राक्ष के बिहेवियर में लगा हुआ था। उसे कुछ परेशान कर रहा है, ये तो पक्का है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वह क्या है। मैं उससे सीधे नहीं पूछ भी नहीं सकती। उसे मेरे सवाल पसंद नहीं आएंगे, दिल। रात का खाना चुपचाप खत्म हो गया था। रुद्राक्ष ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। तारा ने उसे खाने के बाद दवा दी और उसने बिना किसी नखरे के उसे खा लिया था। फिर वो बेडरूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। तारा ने रसोई साफ की और फिर डाइनिंग में सो गई थी। उसे कल से मंदिर जाना था। गांव वालों ने उसे 500 सीढ़ियां चढ़ने को कहा था। उसे बहुत जल्दी उठना था और बिना रुद्राक्ष की जानकारी के मंदिर जाना था। तारा की नींद सुबह जल्दी टूट गई और नहाने के बाद उसने साड़ी पहनी और घर से बाहर आ गई थी। एक औरत बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वह इस अनुष्ठान को पूरा करने में मदद करेगी। उसका नाम कौशल्या देवी था। वह गांव के अनुष्ठानों को करने में मदद करती है। वो दोनों मंदिर की ओर बढ़े। वो सीढ़ियों से चलने लगे थे। गांव वाले इसके लिए आपके आभारी होंगे। आप सचमुच में उनकी रक्षा कर रहे हैं, कौशल्या चाची ने मुस्कुराते हुए कहा था। तारा ने भी मुस्कुराया और चलती रही थी। जब वह ऊपर पहुंचे तो वह बहुत थक चुकी थी। तारा की सांस फूल रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उन दोनों ने साथ में पूजा की और तारा ने सभी अनुष्ठान ठीक उसी तरह किए जैसे कौशल्या चाची ने उसे कहा था। उसने तारा को एक लाल धागा दिया था। इसे अपने पति की कलाई पर बांधो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। धागा पकड़ने के बाद तारा के दिमाग में एक छोटी सी याद कौंधी थी। मेरी माँ ने मेरे पापा की कलाई पर एक लाल धागा बांधा था। उस दिन उन्होंने उनसे वादा किया था कि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे उनका चेहरा धुंधला धुंधला याद है। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। जब भी वे हमसे मिलने आते, वे मुझे अपनी बाहों में भर लेते और ढेर सारी कहानियां सुनाते थे। मेरी गुड्डी एक दिन अपने पिता की तरह ही एक बिजनेस वुमन बनेगी। पापा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओह, तो मैं आपकी पहला पेशेंट बनूंगा। उन छोटी छोटी और प्यारी यादों को याद करके तारा की आंखें नम हो गई थी। उसने एक जोड़े को अपनी छोटी बेटी के साथ देखा था। वे दोनों साथ में प्रार्थना कर रहे थे। तारा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ऐसा ही इमेजिन करने की कोशिश की थी। चिंता मत करो दीप्ति, गुड्डी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे ढाल की तरह बचाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। तारा, क्या तुम ठीक हो? तारा अपनी यादों से वापस आई और देखा कि कौशल्या चाची उसके बगल में खड़ी है। वो मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूं, तारा ने कहा था। तो चलो, कौशल्या चाची ने बोला था। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे थे। जिंदगी हमारे छोटे छोटे पलों की पहेली है। इस जिंदगी का हर पल अनमोल है। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने का मेरा ये पल शायद मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल हो। शायद मैं इस पल के इम्पोर्टेंस से अनजान हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने मम्मी पापा के साथ बिताए छोटे छोटे पल। काश मैं उन पलों को फिर से जी पाती। लेकिन सच तो यह है कि हम कभी भी अपने प्रेजेंट टाइम को नहीं समझ पाते हैं। या तो हम पास्ट के लिए शोक मनाते हैं या फिर हम किसी फ्यूचर की लालच करते हैं। शायद मेरा ये प्रेजेंट टाइम इतना कीमती हो जिसे मैं अभी तक नहीं जान पाई हूँ। तारा अपने ही ख्यालों पर मुस्कुराई थी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में घर में एक बहुत ही मूडी आदमी उसका इंतजार कर रहा है।
जो कभी भी अपना अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखा सकता है। शायद मुझे रुद्राक्ष का प्रेजेंट टाइम भी बदल देना चाहिए। आइए प्रेजेंट टाइम में जिए और उस कड़वे और मूडी आदमी की लाइफ में कुछ मिठास डालें। शायद ये पल उसके लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। आइए उसके बीमारी से भरे दिनों को कुछ खूबसूरत दिनों में बदल दें। कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। माँ ने मुझे हर जगह खुशियाँ फैलाने को कहा था, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। खुशी हर बीमारी की अल्टीमेट दवा है। चलो उस ग्रम्पी ऑस्ट्रिच गुस्सैल शुतुरमुर्ग के लाइफ में भी कुछ खुशियाँ फैलाएं। क्या ये भी एक डॉक्टर की ड्यूटी है? नहीं। आप सब क्या सोचते हो? रास्ते में तारा ने कुछ फूल खरीदे और घर को सजाने का फैसला किया। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपकी आंखों को सुकून देने वाला नजारा मिले तो आपका दिमाग और दिल भी बैलेंस में काम करते हैं। तारा ने डाइनिंग को फूलों से सजाया था। उसने फूलदान में कुछ ताजे फूल रखे थे। रुद्राक्ष भी सो रहा था। तारा ने नाश्ता तैयार किया था। अचानक तारा ने उसे आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आते देखा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तारा ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी थी। वह अचानक भौहें सिकुड़कर खड़ा हो गया था। वह चौंक गया था। डिड यू स्लीप वेल? क्या तुम अच्छी तरह सोए? तारा ने उससे उसी मुस्कान के साथ पूछा था। उसने अपने चेहरे पर उसी तरह की भौहें सिकोड़कर आस पास की चीजों को देखा था। ये सब क्या है? उसने अपनी उदास आवाज में पूछा था। मैंने इसे डेकोरेट किया है, क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? तारा ने उससे पूछा था। रुद्राक्ष ने फिर से उसी एक्सप्रेशन से उसे देखा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बाथरूम में चला गया था। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और नाश्ते की मेज पर बैठ गया था। तारा ने उसे नाश्ता परोसा था, जो कि उसने चुपचाप खाया। नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया था। मुझे लगता है कि उसका मूड बहुत खराब है, लेकिन अगर वह ऐसे ही रहा तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तारा ने अपनी किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया था। 1 घंटा ऐसे ही बीत गया था। फिर वह उसे दवा देने के लिए बेडरूम में गई थी। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक बार अपना सिर उठाया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया था। मेडिसिन टाइम, दवा का टाइम हो गया है। तारा ने मुस्कुराते हुए उसे दवा आगे बढ़ा दी थी। मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो और मैं कोई दवा नहीं लेने जा रहा हूं, समझी? कितना रूड। दिल, अगर तुम दवा नहीं लोगे तो तुम कैसे ठीक होगे? मैं ठीक हो गया हूं और शाम को दिल्ली वापस जा रहा हूं, उसने बहुत ही रूखे ढंग से कहा था। तारा वाकई हैरान रह गई थी। वो इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? तुम ठीक नहीं हुए हो, तारा ने धीमी आवाज में कहा था। अचानक उसने लैपटॉप को बिस्तर पर जोर से रखा और झटके से खड़ा हो गया था और तारा की ओर बढ़ा था। चैप्टर 90। मैं जो चाहता हूं उसे किसी भी हालत में हासिल कर लेता हूं। कृतिका जी, तारा और रुद्राक्ष के बीच क्या कनेक्शन है? और वह दोनों एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? इसका पता आगे की चैप्टर में चलेगा जब हम उनका बचपन जानेंगे। उनका कनेक्शन उनके बचपन से जुड़ा है। श्रेया और रुद्राक्ष की प्यार की सच्चाई भी आपको पता चल जाएगी। हबिस्कस 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 हबिस्कस। मेडिसिन टाइम, दवा का टाइम हो गया है। तारा ने मुस्कुराते हुए उसे दवा आगे बढ़ा दी थी। मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो और मैं कोई दवा नहीं लेने जा रहा हूं, समझी? कितना रूड। दिल, अगर तुम दवा नहीं लोगे तो तुम कैसे ठीक होगे? मैं ठीक हो गया हूं और शाम को दिल्ली वापस जा रहा हूं, उसने बहुत ही रूखे ढंग से कहा था। तारा वाकई हैरान रह गई थी। वो इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? तुम ठीक नहीं हुए हो, तारा ने धीमी आवाज में कहा था। अचानक उसने लैपटॉप को बिस्तर पर जोर से रखा और झटके से खड़ा हो गया था और तारा की ओर बढ़ा था। हबिस्कस 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 हबिस्कस। और अब आगे पढ़ें। Why do you care her?
Why are you doing all this for me? You don't even know what kind of mess you are creating in my life. My life is fucked up only because of you. Stop doing all these. Otherwise, you will regret later. I am very, very stubborn. You don't even know what extent I can go to get what I want. तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है हो? तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में क्या गड़बड़ कर रही हो? मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। ये सब करना बंद करो। नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं बहुत जिद्दी हूं। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकता हूं। रुद्राक्ष की आंखें पागलपन से जल रही थी। तारा दंग रह गई थी। वो सच में समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाह रहा था। उसका हर बोल तारा को एक सीक्रेट की तरह लग रहा था। उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे बाद में पछताना पड़ेगा? वो किस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सोच रखता है? तारा ने सोचा था। तारा ने फिर उसे कुछ नहीं कहा। वो बस उसके कमरे से बाहर आ गई थी। क्या ये क्लियर नहीं है कि वह मुझसे नफरत करता है और उसे मेरे आसपास होने से भी नफरत है? दिल, इसीलिए वो चिढ़ रहा है। वो मुझे अपने आसपास नहीं चाहता। आज मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे किस हद तक नफरत करता है। वह मुझसे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। वह मुझसे इतनी नफरत करता है कि वह मेरे साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। इससे मुझे किसी तरह दुख होता है और मैंने इसे बहुत अच्छे से महसूस किया है। लोगों की नफरत हमेशा मुझे दुख पहुंचाती है। दिल, तुम जैसे लोग प्यार के लायक नहीं हैं। तारा के कानों में उस औरत की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका अटेंशन या प्यार चाहिए, लेकिन मैं उसकी नफरत भी नहीं चाहती। लेकिन सच्चाई ये है कि वह मुझसे नफरत करता है। मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। तारा ने सोचते हुए एक गहरी सांस ली थी। आज सुबह ही उसने फैसला किया है कि वह रुद्राक्ष की लाइफ में कुछ खुशियां फैलाएगी, लेकिन अब तारा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रुद्राक्ष खुद ऐसा नहीं चाहता था। शाम को तारा ने उसे अपने कमरे से अपना बैग लेकर बाहर आते देखा था। रुद्राक्ष का चेहरा बहुत उदास लग रहा था। वह ठीक नहीं है, फिर भी वह जा रहा है। तारा उसके पास गई और उसे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था। सर, ये दवाई खरीदिए। इस क्रीम को अपनी स्किन पर कम से कम 10 दिन तक लगाइए और मैंने भी। तारा की बात अधूरी रह गई जब रुद्राक्ष ने दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिया और उसे कई टुकड़ों में फाड़कर हवा में फेंक दिया था। तारा को एक साथ झटका, इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन महसूस हुई थी। वो जल्दी से उसके पास से गुजरा और बाहर चला गया था। तारा ने खिड़की से देखा कि उसकी कार आ गई है। उसका ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोल रहा है। वह अपनी कार में बैठ गया और कुछ ही देर में कार चली गई थी। तारा ने जोर से आह भरी। फिर उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। मैं दादू की हवेली में जाऊंगी और फिर से अपना हेल्थ कैंप शुरू करूंगी, तारा ने सोचा था। तारा ने अपना सामान लगभग पैक कर लिया था। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। उसने पलटकर देखा और हैरान रह गई थी। आकाश। हाँ, वन एंड ओनली आकाश। आकाश दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तारा तुरंत उसके पास गई। उसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। मुझे एक्चुअली में उसके यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। कैसे? मेरा मतलब है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तारा ने उससे लगातार सवाल पूछे थे। अरे रिलैक्स करो यार, पहले मुझे बैठने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। प्लीज कम, प्लीज आओ। तारा ने उसका तहे दिल से वेलकम किया था। उसे देखकर तारा को बहुत अच्छा लग रहा था। दरअसल तुम्हारे सुपरवाइजर ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था। मैं तुम्हारे सुपरवाइजर डॉक्टर रोए से मिला और मैंने उन्हें बताया कि तुम और मैं कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। ये जानकारी पाकर वे बहुत खुश हुए और वे तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे नहीं कर सके। हम इस गांव में नेटवर्क नहीं है, तारा ने कहा था। दरअसल वे चाहते हैं कि तुम अपने कैंप के बारे में एक रिपोर्ट लिखो, बिल्कुल फील्ड डायरी की तरह। वे उस रिपोर्ट को मेडिकल बोर्ड को भेजेंगे ताकि और फंड जुटाया जा सके, और वे चाहते हैं कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूं। ये सुनकर तारा बहुत खुश हुई थी। आकाश रिसर्च और स्टडी में एक अच्छा पार्टनर था। कुछ घंटे पहले जो उदासी के बादल उसे परेशान कर रहे थे, वे उसके आने से दूर हो गए थे। तो चलो आज से ही काम शुरू करते हैं, तारा ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा था। ठीक है,
लेकिन पहले मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर तारा हंस पड़ी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आ रही हूँ, बस मुझे 5 मिनट दो। तारा रसोई में गई और आकाश के लिए एग पराठा तैयार किया था। नाश्ता तैयार है, तारा ने प्लेट उसके सामने रख दी थी। थैंक यू सो मच तारा। मैं सच में। उसकी बात उसके मुंह में अटक गई और तारा की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि एक जोड़ी लंबे हाथ उसके मुंह से पराठे को लगभग छीनकर चले गए थे। तारा दंग रह गई थी। रुद्राक्ष कुर्सी पर बैठ गया और उदास चेहरे के साथ पराठा खाने लगा था। तारा इतना दंग और हैरान थी कि उसे देखकर वो पूरी तरह से शोक हो गई थी। वो यहाँ वापस कैसे प्रकट हो गया? वो कुछ मिनट पहले चला गया था, फिर वो वापस क्यों आया? तारा ने सोचा था। आप रुद्राक्ष सिंघानिया है। मैंने आपको टीवी पर देखा है। आप बिजनेस टाइकून है। ओह माय गॉड, तारा, तुम उन्हें कैसे जानती हैं? तारा को लगता है कि आकाश उससे ज्यादा हैरान था। वो मेरी पत्नी है, रुद्राक्ष पराठा खाते हुए जवाब दिया जैसे वो सदियों से भूखा हो। आकाश ने तारा की तरफ एक पूरी राउंड बोल जैसी आंख बनाकर देखा था। सच में, तारा, तुम कभी नहीं। मेरा मतलब है, वो तुम्हारा पति है। वो एक सेलिब्रिटी है। और तुम उनकी पत्नी हो। तुम भी एक सेलिब्रिटी हो। सर, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं? इससे हमारे प्रोडक्ट के प्रमोशन में मदद मिलेगी। मैं कभी कोई प्रमोशन नहीं करता, उसने पराठा खत्म करते हुए कहा था। उसने प्लेट टेबल पर रखा और अब उसने तारा की तरफ देखा था। मेरी स्किन पर वो क्रीम लगाने में मेरी मदद करो। उसने बस इतना कहा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो और बेडरूम के अंदर चला गया था। तारा ने आकाश की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराई थी। क्या तुम बाहर मेरा इंतजार कर सकते हो? जरूर। वो घर से बाहर चला गया था। अब तारा उस कमरे में चली गई जहां रुद्राक्ष बैठा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैंप जा रही हूं। मुझे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट देनी है। आप जिस भी डॉक्टर से चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ये सब कर चुकी हूं। अब मुझसे उम्मीद मत करें कि मैं आपका इलाज करूंगी। मैं कोई भी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फाड़कर आपने मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ाया है। तारा ने जाने के लिए अपना चेहरा घुमाया लेकिन फिर वापस आ गई थी। एंड वन मोर थिंग सर, आई एम नॉट योर सर्वेंट। और एक बात सर, मैं आपकी नौकर नहीं हूं। ये कहकर तारा कमरे से बाहर निकल गई थी। बस बहुत हो गया। मैं कोई गुस्सैल इंसान नहीं हूं, लेकिन इस आदमी ने मुझे इतना पुश कर दिया है कि मैंने उससे इस तरह बात की, वरना मैंने पहले कभी किसी से इस तरह बात नहीं की है। यह मेरा नेचर नहीं है, लेकिन उसे ये समझने की जरूरत है कि मैं उसकी गुलाम नहीं हूं। मैं एक डॉक्टर के तौर पर सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसने मुझे हल्के में लिया है। लेकिन अब और नहीं। अब वो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है। वो जो चाहे कर नहीं सकता। तारा ने सोचा था। वो घर से बाहर आ गई। तारा और आकाश कैंप की ओर चल दिए थे। तारा और आकाश ने गांव वालों से कुछ जरूरी जानकारी जुटाई थी। बाकी का दिन अच्छा बीता था। शाम को तारा उस घर में वापस आ गई क्योंकि उसे अपना सामान ले जाना था। मुझे यकीन है कि उसने अपने लिए पहले से ही एक डॉक्टर अपॉइंट कर रखा होगा, तारा ने सोचा था। तारा ने दादू की हवेली पर वापस जाने का फैसला किया था। उसने आकाश को मनमोहन अंकल के घर भेज दिया था। वो दिन भर वहीं रहने वाला था। तारा कमरे में घुसी और देखा कि वहां अंधेरा है। वो अंधेरे में क्या कर रहा है? तारा धीरे धीरे अंदर चली गई थी। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिल डर से धड़क रहा था। रुद्राक्ष सर, तारा ने उसका नाम पुकारा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। पूरे घर में अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। अब तारा सच में डर गई थी। अचानक तारा ने घर के पिछवाड़े में कुछ देखा। वो लगभग पागलों की तरह भागी थी। बाहरी बरामदे का नजारा देखकर उसका दिल मुंह में आ गया था। रुद्राक्ष सिंघानिया घास में बेहोश पड़ा था। वो पेट के बल लेटा हुआ था। तारा ने तुरंत झुककर उसका कंधा पकड़ा और उसका चेहरा अपनी ओर करने की कोशिश की थी। जब तारा ने रुद्राक्ष का चेहरा खून से लथपथ देखा तो तारा की सांस रुक गई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।